बारे में कुछ पता है? कुछ पता फीटल स्केल के बारे में? कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत भी नहीं आपको पता है? एक तो मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन से लग रहा है क्या ये जान मुझे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा यूफोरिया होता है ना, पता चल जाता है कुछ। और कौन फीटल स्केल के बारे में कौन बताएगा? चलो थोड़ा, वैसे मैंने पूछ लिया था लास्ट क्लास में ना, ठीक है मेरे को क्या करना, पूछ लिया था, मैं खुद पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभी तक ध्यान देना, 2 मिनट है, दे रहे हो क्या? थोड़ा सा ध्यान दे देना, बाकी आपकी मर्जी, मत दो, मुझे नहीं चाहिए आपका ध्यान, अपने पास रखो। फीटल स्केल में सबसे पहले तो अपन एरिया पढ़ते हैं। देखो पहले मैप बनाना जरूरी है, आउटलाइन बनाना जरूरी है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, किस एरिया का क्या नाम है। दूसरा हम फ्यूचर पढ़ते हैं। फ्यूचर का मतलब समझते हो क्या? तो जॉइंट की लाइन होती है उसको फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जोधपुर से दिल्ली, ये अहमदाबाद से दिल्ली, ये हिमाचल से दिल्ली, ये यूपी से दिल्ली, इसको क्या बोलते हैं? वाह, तो इसका मतलब फ्यूचर पढ़ेंगे। और फ्यूचर के भी क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर के जंक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बात है, वाह, इसका मतलब तुम ज्ञान नहीं तो हो। जंक्शन खूब सारे, 6 2 सामने 4 साइड में। फिर हम पढ़ेंगे कि लेबर में क्या रोल है भाई, क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो लेबर में एरिया के अकॉर्डिंग इसका रोल है। लेबर में हम पढ़ेंगे डायमीटर, क्या पढ़ने वाले? डायमीटर 2 साइड से, एक खड़ा और एक आधा। आधा मतलब समझते हो? आधा मतलब ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल, खड़ा मतलब लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल। तो डायमीटर 2 टाइप के, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर और एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। में टोटल 6 डायमीटर पढ़ेंगे। कितने डायमीटर पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स में टोटल 4 डायमीटर पढ़ेंगे। कितने? तो एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आएगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर में सबसे बड़ा कौन, ट्रांसवर्स में सबसे बड़ा कौन, इसमें सबसे छोटा कौन, इसमें सबसे छोटा कौन, वेजाइनल डिलीवरी के लिए इसमें से सबसे अच्छा कौन सा, इसमें कितना होना चाहिए तो सबसे बड़ा है। ऐसे करके कुछ 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं फीटल स्केल में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये हो गया एकदम शॉर्ट में फीटल स्केल। क्या है दैट इज शॉर्ट फीटल स्केल, इतना ही है। आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप घर जाके रिवीजन करोगे तो पूरा याद है, नहीं करोगे तो सुबह मैदान मिलता साफ है, सीधी बात है, ठीक है। पढ़े क्या? हाँ है ना, ओके। मिटा दो, लिखा ही नहीं तो क्या मिटा दो। फीटल स्केल, अडल्ट के खोपड़ी में लगभग लगभग 22 बोन होती है। कितनी होती है? 22 में से ये होती है 8, ये होती है 14, ये होती है 6, कितनी होगी? अरे कितनी होगी? हो गई ना, 8 14 22। तो ये तो होगी स्केल की बोन। 6 3 इधर काम की और 3 और एक हेड। तो क्वेश्चन कभी आता है कि गले से ऊपर ऊपर ह्यूमन में कितनी बोन होती है? 29। ऐसी बॉडी की कौन सी बोन है जो किसी और बोन से जुड़ी हुई नहीं है? कौन सी? अच्छा एक सवाल और पूछूं, एकमात्र ऐसी कोई बोन का नाम बताओ जो लॉन्ग बोन होते हुए भी हॉरिजॉन्टल पाई जाती है। कौन सी? कौन सी? क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल लॉन्ग बोन है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी में कैसे होती है? देखो ये फैलेंजेस है, ये वर्टिकल है, हमारी बॉडी में टीलिया फिबुला है, ह्यूमरस है, फीमर है, सारी वर्टिकल है, लेकिन क्लेविकल कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। ऐसी कौन सी लॉन्ग बोन है जिसका डेवलपमेंट मेम्ब्रेनियस होता है? जब एम्ब्रियो होता है तो उसका डेवलपमेंट होता है तो मेम्ब्रेनियस डेवलपमेंट होता है। क्लेविकल, वेरी गुड। ऐसी कौन सी लॉन्ग बोन है जिसका सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है? क्लेविकल। कौन सी? ऐसी कौन सी बोन है जो फीमेल में दिखती है तब तो मिस यूनिवर्स है, मेल में दिखे तो माल न्यूट्रिशन है? क्लेविकल। हाँ, ये मिस यूनिवर्स के नंबरिंग होते हैं, उसमें दिखता है कि क्लेविकल कितनी प्रोमिनेंट है, और मेल में दिख जाए तो मेरास्मस। सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ बुक में, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। चलो ये तो हो गया था, लिखो। क्या हुआ? क्या हुआ है? डायलॉग क्या बोल रहे, मैं बता, नहीं बता दो, आज मैं भी तो हंसू होकर लगे, हंसू आज थोड़ी मैं, ये चेंज चेंज लग रही, ऐसा क्या हो गया? दीपावली ज्यादा क्या मना ली क्या? चलो छोड़ो, ठीक है लिखो, जल्दी लिखो। पीटर स्केल में 5 ही बोन होती है, 8 की जगह 5। तो हम पहले एरिया पढ़ेंगे। एरिया वैसे तो आपको पता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत। कौन आएगा आगे? राहुल को नहीं बुलाऊंगा आज, राजवर्धन भी नहीं बुलाऊंगा मैं आज से, तो नहीं बुला रहा। और कोई है? क्या है? ये नौसाद कौन है? ये नौसाद कौन है? इधर जो भी है, इधर नौसाद कौन है? आ जा। अच्छा ये नौसाद है। पीछे से कोई भी कैंडिडेट उठ के आता है, तालियां ज्यादा बजती है, उसकी वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो नौसाद इधर खड़े रहो आप। ये नौसाद की खोपड़ी है, क्या है? हेयर बहुत टाइट है, क्या डाला इसमें सर? इतने टाइट कैसे? कोई बात नहीं है, तो है, रहने दो। ये है इनका एकदम सीधे खड़े रहना है। इनको बोलते हैं ग्लेबला। क्या बोलते हैं? ग्लेबला। मतलब ग्लेबला का मतलब होता है ब्रो प्रेजेंटेशन, याद रखना है। देखो प्रेजेंटेशन अलग चीज है, पार्ट अलग चीज है। इस पार्ट को, पर्टिकुलर इस पार्ट को बोलेंगे ग्लेबला। और जब डिलीवरी होगी, अगर फीचर्स का ये पार्ट बाहर निकलेगा, तो फीमेल जब पीली एग्जामिनेशन करती है तो उसकी फिंगर यहाँ टच होती है। तो जब भी फिंगर ग्लेबला पे टच होती है उसको ब्रो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो ग्लेबुला और ब्रो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है, ये समझ लेना। प्रेजेंटेशन कौन सी? ब्रो। और इस पार्ट का नाम क्या है? ग्लेबुला। ग्लेबुला कब हो सकता है ब्रो प्रेजेंटेशन, कब हो सकती है? जब ये पार्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं मेंटम। क्या बोलते हैं? मेंटम। ये भी टाइट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेंटम। वैसे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, लेकिन अच्छा बात है। मेंटम। चिन, चिन को क्या बोलते हैं? मेंटम। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सब वर्ड किसके लिए यूज होता है? बिलो। तो ये हो गया मेंटम, ये हो गया सब सब मेंटम। ठीक है, ये सब मेंटम, ये मेंटम, ये ग्लेबुला, ये फॉरहेड मतलब सिंसिट्यूट। क्या बोलते हैं? इधर आ जाओ, सीधा खड़ा रहना है, सीधा से एकदम सही है। अब सुन लो, चुप करो, सीधा खड़ा रहना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, मैं शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ। ये होता है ऑक्सीपुट। ये क्या होता है? ऑक्सीपुट के नीचे होता है सब ऑक्सीपुट। क्या होता है? अब यहाँ ये ऑक्सीपुट, इसका मतलब पोस्टीरियर फ्रंटल, ये ऊपर वाला होता है एंटीरियर फ्रंटल। इसके बीच का पूरा पार्ट कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है? और तो इसका मतलब वर्टेक्स में सेंटर वाला बोल दूं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ऊपर जो सेंटर पी पॉइंट होता है वो होता है वर्टेक्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक फीमेल एक प्रेग्नेंट है, खड़ी रहना आपको नहीं सुनना है। एक एग्जामिनर उसका पीवी एग्जामिनेशन किया, उसके जो फिंगर है वो पोस्टीरियर मतलब ऑक्सीपुट से ऊपर और ब्रेगमा से पीछे की ओर टच हुआ, तो बताइए फीमेल में कौन सा प्रेजेंटेशन है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। इसका क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, अगर किसी एग्जामिनर ने पीवी एग्जामिनेशन किया, उसकी फिंगर यहाँ वर्टेक्स पे टच हुई, तो हेड फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है? झुका हुआ हेड, हेड झुका हुआ पूरा। यहाँ पर टच तभी होगा जब हेड ऐसे रहेगा। समझ में आई बात? तभी ऐसे टच होगा। अगर हेड सीधा रहेगा तो यहाँ टच होगी फिंगर, अगर हेड ऐसे रहेगा तो ग्लब्ला में टच होगी, और हेड पूरा ऐसे रहेगा तो मुंह पे टच होगी। इसको बोलेंगे फेस प्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या? ये पूरा थोड़ा देर बाद में आएगा, लेकिन आपको पार्ट समझ में आए? अब हम दो प्रकार के डायमीटर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसे इसमें 6 होते हैं, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से, और दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है आधा, आधा मतलब ऐसे दोनों पैराइटल के बीच में, सुपर सब पैराइटल, दोनों टेम्पोरल, दोनों मेस्टोइड। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा थोड़ा मसा जी, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ो प्रसाद के लिए। ठीक है, पार्टी क्यों? मेरे को पार्टी मांग रहा है। एरिया ऑब्स्टल, ये ग्रीन कलर कौन सा है? ग्रीन कलर कौन सा है? वेरी गुड। अगर यहाँ पे एग्जाम टच हो जाए, अगर फिंगर, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिट होगा, ये वर्टेक्स है। ठीक है, इसके आगे की तरफ क्या होता है वर्टेक्स के? डायमंड शेप का होता है, इसलिए नाम ब्रैगमा। पीछे की तरफ क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का पढ़ना बाकी है, लैम्डा। साइड में दोनों पैराइटल बोन, एमिनेंस का मतलब प्रोमिनेंट, पैराइटल बोन की प्रोमिनेंसी। बस ये हो गया वर्टेक्स। लिख दो एरिया में पहले नंबर पे लिखो वर्टेक्स। समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत आएगा, टाइम लगेगा, ऐसे एकदम नहीं आता समझ। और राहुल ठीक है, बढ़िया। आंसर पीडीएफ कब क्लोज होता है? 1 2 3 1, याद है ना? मैं जो भूल गया 2 दिन में। वर्टेक्स समझ में आया? बोलो हाँ सर। ऑनलाइन वाला तुम्हें? ठीक है, आगे बढ़ू? बोलो, अरे कुछ तो बोल जाओ। नहीं बोलना? लिख लिया? दूसरा एरिया का नाम है ब्रो। ब्रो की डेफिनेशन है रूट ऑफ द नोच एंड सुपर ऑर्बिटल रिज ऑफ द आइदर साइड। लिख लो फटाक से, ब्रो प्रेजेंटेशन होगी पूरी। रूट ऑफ द नोच से लेकर सिंसिपुर तक, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ब्रो, जिसका सेंटर पार्ट हो गया ग्लेबला। ब्रो का सेंटर पार्ट क्या हो गया? ग्लेबला। ब्रो प्रेजेंटेशन हो जाएगी, ब्रो का सेंटर पार्ट हो गया ग्लेबला। डन? डन? नो? आगे बढ़े, बोलो। फेस कुछ बताना नहीं, फेस में चोपड़ा। फेस मतलब फेस प्रेजेंटेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट फेस है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो भाई। एक साइड तो नोज का रूट, दूसरी साइड सुपर ऑर्बिटल रिज बाय द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विद नेक, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, इस पूरे को बोलते हैं अपना फेस प्रेजेंटेशन। इसके की कौन सी एकमात्र बोन होती है जो मूवेबल होती है? कौन सी? मतलब तुम्हें टैलेंट है, बट कभी आपने गौर नहीं किया। मतलब टैलेंट है, ये बात तो मानना पड़ेगा। कौन सी ऐसी बोन है हील की जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है?
जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं स्किल का, आपको पूरा समझ में आएगा पूरा। आप सोचोगे ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया, ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए होता है। भाई आपस में नहीं बोलना, ठीक है? कोई दिक्कत है मेरे से बात करो, आई एम फीलिंग जेलस। आपस में बात नहीं करनी बिल्कुल भी। कोई भी पूछना है मेरे से पूछो आप, ओनली रिलेटेड टू स्टडी। बाकी चीजें बाद में बात करना, आप आपस में बात करनी है क्लास के बाद, अभी नहीं। अभी मना है, लीगली प्रोहिबिटेड, पीस के अंदर लिखा हुआ है पीस इज नॉन डिफेंडेबल एंड ड्यूरिंग द क्लास टाइम नो आपस में डिस्कशन, ठीक है? भाई इंग्लिश नहीं आया तो बीच में क्या करें, अपना मसाला तो लगाना पड़ेगा ना। मैगी कितने टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप है, लास्ट का टाइप होता है अपनी मर्जी से, फिर ऐसे ही। अब आते स्विचर्स, प्लीज ध्यान देना, अब हम स्विचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ फोटो बनाऊंगा एक, और आपको बोलूंगा ले फोटो, ये मैं हूं और मैं ऐसे खड़ा हूं, कैसे? ये खोपड़ी मेरी उठा के कहां रख दूं, ऐसे, समझ में आया? इसके मतलब आंखें किधर गई, नीचे की साइड, तो ये ऑक्सीफुट इधर है, मतलब ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ऑक्सीफुट इधर है और आगे वाला पार्ट नीचे की तरफ है, समझ में आया कुछ? बस इस बोन को बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, कौन सी? इस बोन को बोलते हैं पैराइटल बोन, कौन सी? इस बोन को बोलते हैं फ्रंटल बोन, कौन सी? आंखें थोड़ी सी दिखा दो इधर, पता नहीं आंखें इधर है, समझ में आ गई क्या? तो वेरी गुड। आपने एनाटॉमी पढ़ी? अरे थोड़ी बहुत पढ़ी होगी अभी, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर एक टॉपिक आता है प्लेन, प्लेन पढ़ा? नहीं सर प्लेन नहीं पढ़ा, एजाज पढ़ा, प्लेन नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा प्लेन, बताओ, प्लेन पढ़ा है तो ये समझ में आएगा, किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई आए तलवार लेके मेरे को एकदम बीचों बीच से काट दे, राइट और लेफ्ट, उसको कौन सा प्लेन बोलेंगे? सेजल नहीं बोलना, मिड सेजल बोलना, बीचों बीच में से काट दे तो क्या बोलना? और कोई दूसरा आए काटे एकदम राइट लेफ्ट, लेकिन बीचों बीच से नहीं काटे, पैरासेजाइटल, क्या बोलते इसको? तो दोनों पैरेटल बोन के बीच में जो स्विचर होता है वो कौन सा होगा? अरे ये स्विचर कौन सा होगा? बॉडी को राइट और लेफ्ट घुमाता है, तो स्विचर का नाम क्या होगा? भाई बॉडी, ये पैरेटल बोन है, इसके बीचों बीच में ये लाइन है, तो ये कौन सी लाइन हुई? सेजाइटल स्विचर, की बॉडी को राइट और लेफ्ट में इक्वल बांटने वाले स्विचर को क्या बोलते हैं? सेजाइटल स्विचर्स। क्या याद हो गया क्या? तो इस पैराइटल बोन के बीच में जो स्विचर होता है उसको बोलते हैं सेजाइटल स्विचर्स। क्या, कौन सा स्विचर्स? इस पैराइटल को इस पैराइटल से जोड़ने वाले स्विचर को सेजाइटल स्विचर बोलते हैं। सेजाइटल स्विचर खड़ा है आड़ा है, खड़े को बोलते हैं वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं? तो सेजाइटल स्विचर का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्विचर्स। कौन सा स्विचर? क्या समझ में आ गया? भाई सेजाइटल को खड़े को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, आधे को बोलते हैं ट्रांसवर्स, इतना तो बताइए। इसका मतलब ये कौन सा स्विचर है? लॉन्गिट्यूडनल। ये बोलने फ्रंटल, ये बोलने पैराइटल, इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो पैराइटल और फ्रंटल के बीच में स्विचर होगा, उसको बोल देंगे कोरोनल। कौन सा स्विचर? क्या ये बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटता है कि नहीं बांटता? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोरोनल प्लेन? व्हाट इज कोरोनल प्लेन? ऐसा प्लेन कि कोई पर्सन आए, एक पर्सन खड़ा है, उसको काट दे आगे और पीछे ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर में बांट के उसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? कोरोनल प्लेन, यस और नो? इसका मतलब फ्रंटल और पैरेटल के बीच में जो स्विचर होता है उस स्विचर का नाम है कोरोनल स्विचर्स। कौन सा नाम है? कोरोनल स्विचर्स। दोनों पैरेटल के बीच में स्विचर होता है उसका क्या नाम है? सेजाइटल स्विचर्स, या या लॉन्गिट्यूडनल स्विचर्स। अब ये कौन सी बोन, ये कौन सी बोन, ये फ्रंटल, दोनों फ्रंटल के बीच में भी तो स्विचर हो सकता है, हो गई? इसको बोलते हैं फ्रंटल स्विचर्स। कौन सा स्विचर? एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जो सेम नाम है सेम स्विचर है वो बेवकूफ है। 90,000 सैलरी हो गई तो 90,000 सैलरी के लिए वो ऐसा सवाल पूछेगा कि दोनों फ्रंटल के बीच में जो स्विचर होता है उसको कौन सा स्विचर बोलते हैं? ऑप्शन आपको लगता है फ्रंटल नाम देगा, उसका नाम देगा मेटोपिक। कौन सा स्विचर? मेटोपिक। सेम नाम कभी नहीं आता पेपर में, अगर कई बार एग्जाम में जो चीज पूछी है उसका आंसर सेम है ना, वो कभी करना मत। एक और तरीका बता दूं, नॉट सेट में कभी आंसर सेम नहीं होगा। अगर पूछ ले कि मतलब सीधा सीधा पूछ ले और सेम नाम नजर आ रहा है कहीं पर, इसका मतलब आंसर नहीं है, वो आपको गुमराह करने के लिए बताया गया है जानबूझ के। जो होता है वो नहीं दिखता है, जो दिखता है वो होता। इसीलिए कह रहा हूँ किसी की कई हुई बातों पर विश्वास मत करो, सरासर झूठ होती है वो। मेटोपिक स्विचर्स, बातें वही सच्ची है जो आंखें देखी हो, कानों सुनी बातें पूरी की पूरी झूठ होती है। एक कान सुनने के लिए दूसरे कान किसके लिए? दूसरी बात सुनने के लिए। अब आता है ये कौन सी बोन? ऑक्सीपिटल। ये कौन सी बोन? इस दोनों के बीच में भी तो स्विचर बनाया है, एक इधर और एक, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लैम्बडोइडल। लैम्बडोइडल क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप का होता है यहाँ, लैम्बडोइडल। भाई मेरी हैंडराइटिंग ऐसी फंसी है, 5वीं स्टूडेंट जैसी। लैम्बडोइडल स्विचर्स, क्या आपको स्विचर समझ में आ गया क्या? पक्के आ गए क्या? लैम्बडोइडल समझ में आया, सेजाइटल समझ में आया, मेटोपिक समझ में आया, कोरोनल समझ में आया, ठीक है। अब एक ट्रेन ये आ रही है जम्मू कश्मीर से, एक ट्रेन ये जोधपुर से दिल्ली जा रही है, एक ये यूपी से आ रही है, एक इधर कौन सा पड़ती जगह जोश आ रही है, एक उधर से आ रही है असम से। तो ट्रेन आती है, बीच में खाली जगह होती है, सब ट्रेन आके मिलती है, वहाँ मैकडोनाल्ड पिज्जा बर्गर होता है, लोग 4-4 घंटे वेट करते हैं, वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं, इनको अननोन होता है, बातें, आप कहाँ से? मैं वहां से। आप कहाँ से? मैं वहां से। आप वहां से क्यों? है हम क्या करें, है तो है भाई, है तो है, क्या कर सकते हैं? तो ट्रेन सब मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर में बहुत जंक्शन नजर आएंगे, हमें कितने एंटीरियर पोस्टीरियर में कितने जंक्शन नजर आएंगे?
तो एक एंटी यहाँ पर जंक्शन होगा उसको बोलते हैं एंटीरियर जंक्शन, और यहाँ पर होगा उसको बोलते हैं तो पोस्टीरियर। जो क्वांटम की डेफिनेशन क्या हुई, कौन बताएगा? सॉफ्ट सॉफ्ट, मुलायम मुलायम गैप बिटवीन स्टल जॉइंट, मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन स्टल जॉइंट इज कॉल्ड fontanelle। तो fontanelle क्या है? खाली खाली जगह बिटवीन द जॉइंट, खाली खाली। छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बच्चे को, डॉक्टर क्या करता है, यहाँ हाथ लगाता है, देखता है हर बार, देखना कुछ ना कुछ। fontanelle का क्या रोल है? fontanelle से पता चलता है बच्चे को डिहाइड्रेशन है कि नहीं है। आप लोग सनकेन fontanelle, बसी हुई fontanelle डिहाइड्रेशन का साइन है, बल्जिंग fontanelle इंक्रीज आईसीपी हाइड्रोसिबुलस का साइन है, सॉफ्ट एंड फ्लैट fontanelle नॉर्मल बच्चे का साइन है। समझे ना, तीनों fontanelle से क्वेश्चन आता है। अब ठीक है, तो ये है डायमंड शेप की, कैसी? तो fontanelle एंटीरियर कैसी होती है? डायमंड शेप की होती है। कैसी होती है? इसको बोलते हैं ब्रेगमा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायमंड शेप की होती है। इसको बोलते हैं ब्रेगमा। उसका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेट 3.4 इंटू 3.4 सेंटीमीटर। ये 4 जॉइंट लाइन से मिलकर बनती होती है। कितने? 4 जॉइंट लाइन, 3 जॉइंट है। जॉइंट लाइन फ्यूचर लाइन बोलते तो 4 जॉइंट 3 है, 1 2, इन दोनों को एक ही बोलते हैं। ये कोरोनल एक, फ्रंटल एक, सजाइटल एक। तो जॉइंट तो 3 है, लेकिन जॉइंट लाइन कितनी है? 4। ये बंद कब होती है? एंटीरियर fontanelle 18 महीने पे क्लोज होती है। कब होती है? 18 महीने पे, 18 महीने पे हो जाती है क्लोज, उसके बाद में फिक्स हो जाती है। अब ये 2 तो फ्यूचर है, 3 फ्यूचर लाइन है। लाइन 3 कौन सी? 1 2 3, लेकिन एक्चुअल फ्यूचर है कितने? 2, लैम्ब्डाइडल और सेजाइटल। इसको बोलते हैं लैम्ब्डा, उसको ब्रेगमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसकी साइज होती है 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 का मतलब आधा इंच, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। सही बात है या तुक्का मार दिया मैंने? सही बोला? सही बोला क्या? इसका मतलब हुआ लगभग आधा इंच की होती है। सही बात है, हाँ ठीक है। ये क्लोज हो जाती है, अरे कब? इसलिए बच्चा जो जन्म लेता है उसको सीधा सीधा सुलाना चाहिए, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा फिक्स हो जाएगा, फिर टेढ़ी खोपड़ी होगी उसकी। ठीक है, इसको बोलते हैं 6 वीक पे क्लोज हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई क्या? fontanelle क्या होता है? मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन सूचर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर कितनी होती है? 2, लेटरल 4 बाकी अभी। तो सूचर समझ में आ गए, थोड़ी थोड़ी fontanelle समझ में आ गई। क्या हम लिखवा सकते हैं? अरे समझ में आया क्या? अब एक बात बोलूं घुमा फिरा के कुछ और, सब बच्चे नॉर्मल नहीं होते इस दुनिया में। इस दुनिया में जो भी आता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम होता है, कोई अजमल हमीद कसाब होता है। होता है कि नहीं होता? भाई कुछ आतंकवादी होते हैं, कुछ शिक्षाविद भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ बहुत अच्छे बन जाते हैं, नरेंद्र मोदी, कोई नरेंद्र नाम वाला चोरी करता है। होता है ना, सब मान नहीं होते ना, नाम में कुछ छोड़िए, नरेंद्र मोदी महान पर्सन है, लेकिन बाकी वाले सेम नाम का बच्चा कुछ और काम भी कर सकते। तो कहने का मतलब है सबका खोपड़ी एक जैसी नहीं होती। प्रेगनेंसी में मदर ने कैल्शियम और विटामिन डी नहीं लिया तो बच्चे को क्या हो सकता है? रिकेट्स। क्या हो सकता है? क्वेश्चन आता है, रिकेट्स का पहला साइन क्या है? द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स कौन बताएगा? क्रेनियोटैप्स। क्रेनियोटैप्स, टैप्स का मतलब होता है खुला, क्रेनियो का मतलब है खोपड़ी, मतलब डिलेइंग क्लोजिंग ऑफ द सूचर इज कॉल्ड क्रेनियोटैप्स। ये जो सूचर है ना, ये टाइम से नहीं जुड़ते अगर किसी में विटामिन डी की कमी है बच्चे में। तो विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन ट्यूब्स नहीं होगी। तो रिकेट्स का पहला साइन क्या है? क्रेनियोटैप्स। क्रेनियोटैप्स की डेफिनेशन क्या है? डिलेइंग क्लोजिंग ऑफ स्कल सूचर इन न्यूबॉर्न और इन्फेंट। डिलेइंग क्लोजिंग ऑफ स्कल सूचर इन न्यूबॉर्न या इन्फेंट इज कॉल्ड क्रेनियोटैप्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियो। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, कितना मस्त बन गया देख लो। क्रेनियोटैप्स, क्रेनियोटैप्स से कहीं पर लगा खुला है, इसीलिए एग्जाम में आता है। इसका जस्ट उल्टा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, अभी बताया। किसी किसी में सूचर टाइम से पहले ही क्लोज हो जाते हैं। क्रेनियोसिल स्टेनोसिस। अगर बाई चांस, क्या लिखोगे? अगर बाई चांस प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ, ये छत पे लिखने वाली चीज है, जगह होती तो लिखोगे तो रखते ही हो। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ स्कल सूचर इज कॉल्ड क्रेनियोसिल स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? ये भी एग्जाम का सवाल है। क्रेनियो का मतलब क्रेनियो खोपड़ी, सिन स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग, मतलब जल्दी क्लोज हो जाना, क्या कहलाता है? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ स्कल सूचर्स। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। दोनों बातें छत पे लिखने वाली थी, क्रेनियोटैप्स और क्रेनियोसिन स्टेनोसिस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक में जुड़ते नहीं है, दूसरे में जल्दी क्लोज हो जाते हैं। हाँ या ना? अच्छा एक सवाल पूछूं आप, विटामिन डी की वजह से बच्चे में रिकेट्स होता है, रिकेट्स के क्या क्या साइन है? कोई मेरे को 5 साइन बता दो जो एग्जाम में आने वाले होने चाहिए। कुछ भी तुक्का मत लगाना, बोल वीक हो गई, बच्चा गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, ये तो गंदी बात है। टोटल 8 साइन होते हैं इंपॉर्टेंट, 5 बता दो। अच्छा रिकेट्स में बॉडी के कौन से पार्ट का एक्सरे करते हैं? रिस्ट का, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिस्ट वाइड हो जाती है। चलो कोई बात छोड़ो, आप साइन बताओ, रिकेट्स के साइन बताओ कुछ बताओ, है कुछ तो बोलो, बिल्कुल जोर से बोलो। ये पता चल गया कि जो पीछे बैठते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। या तो तुम जानबूझ के बताते नहीं हो आगे वाले, या नंबर वो ज्यादा ले जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी राइट आंसर आते हैं 50% पीछे पीछे से आते हैं, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस तो चाहिए, सारा खेल उसी का ही है। तो बताओ भाई कौन बता रहा है? किससे पूछो जो आंसर आ जाए। मैं भी हर्ट नहीं हूँ, एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज हर्ट, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ। किससे पूछूं मैं? बता दो रिकेट्स के साइन कोई 5। अरे बेवकूफ हो, रिकेट्स होगा किसी बच्चे को तो उसका चेस्ट है वो पता है, तो फिर क्यों नहीं बता रहे?
पिजन चेस्ट, कौन सा चेस्ट? अगर पता है तो क्यों नहीं बता रहे? दूसरा क्रेनियोटैप्स, भाई क्रेनियोटैप्स पिजन चेस्ट, दो चेस्ट के और साइन है। एक होता है हैरिसन ब्रू और एक होता है रिकेटिक रोजरी। एक तो होता है हैरिसन ब्रू और एक होता है रिकेटिक रोजरी। हैरिसन ब्रू का मतलब अंदर से धस जाता है यहाँ से, और रिकेटिक रोजरी का मतलब होता है यहाँ से एक स्टर्नम ऊपर आ जाता है और ये नीचे चला जाता है। दोनों abnormality होती है चेस्ट की, दोनों चेस्ट की abnormality। एक का नाम है हैरिसन ब्रू, GRWV, और नेक्स्ट रिकेटिक रोजरी। ये आपको याद होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, इससे आगे और आएगा। चार साइन हो गए, कितने हो गए? क्रेनियोटैप्स, पिजन चेस्ट, रिकेटिक रोजरी, हैरिसन ब्रू। पैरों का नाम बाकी है। ये मिटा दूं क्या? ये मिटा सकता हूँ? सबने बना लिया होगा बेसिक, इसको इन सबको मिटा सकता हूँ क्या? देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मेरे को कोई रिकेट्स नहीं है, मेरे को आपके पैर सीधे लग रहा है ना? कैसे लग रहा है रिकेट्स है? नहीं लग रहा। रिकेट्स में बहुत चीजें उसको बोलने लग रहा है, तेरी आंखें टेढ़ी है, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। उसको टेढ़ा नजर आता है, उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, लेकिन अभी टेढ़ा है, नजर भी टेढ़ा था। मेरे सब सही है, सही कर रहा हूँ एकदम। तुझे ऐसा लगता? अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे दो भाई। मिटा दूं क्या? बेवकूफ। अब इधर ध्यान दो, अभी आपके सामने रहो। अगर मैं बाई चांस ऐसे हो जाऊं, इसको क्या बोलेंगे? घुटने जुड़ गए, क्या बोलेंगे? ये रिकेट्स का साइन है। नॉक। इसका दूसरा नाम बताओ। बेवकूफो, जब हमारी कॉपी फट जाती है तो हम ग्लू लेके आते हैं। ग्लू पता है आपको? हम उसको बोलते थे कुछ और, 2-4 रुपए में आता था। तो यहाँ लगा लो गम, क्या लगा लो? ग्लू। तो ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं जेनुअल गम। नॉक नहीं का दूसरा नाम क्या? चिपक गया। कौन चिपक गया? घुटना। इसको बोलते हैं जेनु। जेनु मतलब पैर, जेनु किसी का नाम नहीं है, जानू नहीं है, जेनु। जेनुअल गम मतलब, गम का मतलब क्या हुआ? चिपक गया। कौन? घुटना। नॉक ली का मतलब समझ गए? नॉक ली नहीं आता, जेनुअल गम आता है। दूसरा, एल्कोहल की बोतल है सबसे फेमस है रम, कौन सी है? अब कोई बंदा, एक देखो दो कंडीशन हो सकती है, मैंने पेशेंट को देखा है तो उसको मतलब बता रहा हूँ। एक के तो किसी किसी के तो होता है ऐसे, किसी किसी के क्या होता है, यहाँ तक पैर ठीक है, उसके बाद में ऐसे हो जाता है। ऐसे कैसे? ये बंदा है, यहाँ तक तो मामला ठीक है, ये पटेला है, यहाँ तक तो मामला ठीक है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। होता है कि नहीं होता किसी के? मतलब बीच में पानी की बोतल डाल दी यहाँ पर, यहाँ ये है। अब मैं एकदम सामने खड़ा हूँ, मेरा डिस्टेंस बराबर है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी की बोतल नहीं डाली। लेकिन अगर किसी का पैर इधर से ऐसे, अरे रुक जा, और इधर से ऐसे है, तो क्या हो जाएगा? ये पानी की बोतल चली गई। इसको बोलते हैं जेनु वेरम। क्या बोलते हैं? वेरम मतलब रम की बोतल चली गई। तो जेनु वेरम का मतलब होता है बो लेग। बो लेग का मतलब ऐसे पैर, इसको बोलते हैं बो लेग। जेनु वेरम, सही है? दोनों याद आ जाएगा, बोतल वाला रम और घुटने चिपकने वाला गम, याद रहेगा क्या? इससे एक चीज और याद हो सकती है, लेकिन उसमें 5 मिनट खराब हो जाएंगे। आज आज शायद यूट्यूब पे पढ़ाया भी था किसने क्लास लिया तो, किसी वाली क्लास में है। हाँ, इससे एक चीज और याद होती है। आप क्लब फुट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? क्लब फुट का मतलब है पैर की प्रॉब्लम, क्लब फुट का मतलब इसके नीचे की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? क्लब फुट। अगर किसी का पैर बाहर की तरफ चला जाए, तो बाहर की तरफ तब जाएगा जब घुटना चिपकेगा, सीधा फंडा है भाई। बाहर की तरफ जाएगा तो ये अंदर आएगा, यस और नो? तो जब भी पैर बाहर की तरफ जाता है उसको वल्गस बोलते हैं। जब भी सोल आउटवर्ड जाता है उसको क्या बोलते हैं? वल्गस। और जब भी किसी का सोल अंदर की तरफ आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाता है, उसको बोलते हैं क्या? वेस। इनवर्जन हो जाता है सोल, अगर सोल इनवर्जन हो जाता है उसको बोलते हैं वेरस, और सोल बाहर की तरफ चला जाता है उसको बोलते हैं वल्गस। ये समझ में आया क्या? इतना है समझ में? तो ये भी याद रखना। तो बस नाम क्या आगे जुड़ जाएगा, किसी के वल्गस लगेगा, किसी के वेरस लगेगा, तो फोटो आएगा, इमेज। एग्जाम में क्या है इसकी? इमेज, पैर बाहर एक पैर अंदर है। चलो अपन इतनी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना? अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब जॉइंट, लिखो डेफिनेशन। हाँ, जल्दी लिखो प्लीज। हाँ, 3.4 भी चलेगा, 3 से 3.4 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ती। जी क्या हुआ? क्या हुआ सर? कुछ बोल, कितना है? अरे समझ में इतना इजी आएगा फिर हमें पैसे कौन देगा? कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल? प्लेसेंटा ए क्रेटा, एक होता है इन, उससे पहले होता है ए। हाँ, इन क्रेटा मायोमेट्रियम परकेटा सीरस लेयर। इसमें बोला व्हाट इज प्लेसेंटा ए क्रेटा। ये इसका गलत है। अच्छा किया ना, मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ बुकें हैं लोकल बुकें ऐसे होती है, इसलिए तो क्रॉस चेक करवानी होती है। स्टैंडर्ड्स में गलत नहीं होता, पूरी स्टैंडर्ड्स में एक ही क्वेश्चन गलत है, वो पता नहीं क्यों है। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें एडिशन डिजीज के इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पढ़ोगे, उसके अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने गलत मान रखा, थोड़ा सा ज्यादा, और कुछ है। हाँ, जेनिस ब्लैक। क्या आंसर है? कहाँ है? ये कौन सी बुक है भाई? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है।
हेलो हेलो, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, मैं नोट्स वालों को बोल रहा हूँ। हेलो, क्या ही नहीं रहा, फिर भी हेलो हेलो कर रहे हैं। काल तो जबरदस्ती। अब तुम्हें नॉर्थ सेट वाला प्रोग्राम तो पहले सामान संभालो। है? कब है? कब है? वो लिस्ट आएगी तब होगा, पहले कर दे। कुछ कुछ लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, मौज करते हैं नोट्स बना के। तुम जल्दी लिखो ये। आगे बढ़े क्या? हो गया। अब आता है कॉन्टानेल्स। पहले डेफिनेशन लिख ले, कॉन्टानेल की डेफिनेशन लिख ले क्या? तो देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट गैप, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर 4 लेटरल, ऐसे करके लिखो 6। कॉन्टानेल के आगे लिखो 6, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर और 4 लेटरल, टोटल होगी 6। ये कौन सी है? टैलेंट टैलेंट टैलेंट, यू आर मल्टी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। इतने टैलेंटेड हो तो फिर एक सवाल पूछो, उसका आंसर दो। वो तो आंसर दिया नहीं आपने। उसका आंसर आया किसी को अभी तक? गूंगे बेरे वाला है? आया क्या? और वो तो आंसर दिया नहीं, आप वीआईपी बन रहे मेरे सामने। हो गया, आगे बढ़ो, बोलो। अब पहले नंबर पे लिखते हैं ब्रेगमा। ब्रेगमा पढ़े? ब्रेगमा, ब्रेगमा, सुनो, ब्रेगमा, सेजाइटल कोरोनल फ्रंटल। तो कैसा हो गया भाई? सॉरी, सब तो पढ़ा चुका हूँ, बेवकूफी हो क्या? 4 स्विचेस, एंटीरियर फ्रंटल पोस्टीरियर सेजाइटल, दोनों साइड कोरोनल, शेप डायमंड, 3.4, लगभग 3.4, कहीं पर 3 भी लिखा है तो मैच नहीं करेगा। लगभग ऑसिफाई का मतलब होता है क्लोज, 18 मंथ पे। अगर बाई चांस 2 साल के बाद भी क्लोज नहीं हो तो कुछ दिक्कत है, लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट लाइन फटाफट क्लोज हो जाती है, बस एग्जाम में यही आता है। 2 साल वाला कभी नहीं आया। तेरे को पोस्टीरियर पूरा याद हुआ क्या? देखो इतना इजी है, मैंने तो ऐसे ऐसे रट रट के रिवीजन कर करके रफ कॉपी भर भर के, मैं इतनी रफ कॉपियां बनाई, इतनी रफ कॉपियां बनाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, सच में मैं इतनी पढ़ी की अपनी रफ कॉपियां देखता हूँ तो बहुत लापरवाह हो गया। इतनी रफ कॉपियां बनाई, 5 दिन में एक रफ कॉपी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा लिख लिख के, मुझे खुद भी नहीं याद वो क्या है, बाद में खुद को समझ में नहीं आया, लेकिन लिख लिख के इतना पढ़ा। अब आप कोई टॉपिक बोलते हो ना, तो उस टॉपिक पे मैं बताना शुरू कर सकता हूँ, इतनी रफ कॉपियां बनाई। आप भी रफ कॉपी बनाओ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। कारण क्या है इसका पता है? क्योंकि अब कंपटीशन और ज्यादा है, तो अब आप और ज्यादा मेहनत करोगे, 100% आपकी कैपेबिलिटी हमसे ज्यादा होगी, हम तो कुछ नहीं है। बस आप एक बार 1 साल मेहनत करके तो देखो, तुमने कोई 3 कॉपी खाली नहीं की होगी तुम लोगों ने, 3 भी नहीं है, इतनी की कि एक तो पूरा का पूरा लाइन पर कॉपी का ही है। सोच लो आप, इतना करो तब तो हर सब्जेक्ट में ब्रांडेड बन जाओगे तुम। करे कौन? सर पहले बताओ सिलेक्शन कब होगा? हर किसी के मन में ये है, पहले बताओ सिलेक्शन कब होगा। ऐसा कहाँ लिखा है भाई, पहले बताओ। हॉस्पिटल में हम किसी पेशेंट को लेके आता है हमारे पास, अगर 5% भी बचने की संभावना होती है तो घर वाले ये कभी नहीं बोलते कि 95% तो बचने की संभावना नहीं है इसलिए घर ले जाते। घर वाले क्या बोलते हैं, 10% भी है तो कोई बात नहीं, आप अपना एफर्ट लगाओ पूरा, क्या पता बच जाए। तो जब आपको पता है कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा, चाहे 10% ही क्यों ना चांस हो, तो फिर आप लगाओ ना, 100% बच सकता है। और वो नहीं करोगे तुम। पहले बताओ सर सिलेक्शन कितने महीने में हो जाता है? फिर वो डिपेंड करता है तुम कितने तेज दौड़ते हो, कितने लगातार दौड़ते हो। हो गया? पहले वो टाइम था 2015 से पहले, क्वेश्चन आता था सबसे छोटी बॉल कौन सी, स्टेप्स। अब क्वेश्चन आता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? गई भैंस पानी में, नहीं ना, 1 मिनट भी नहीं लगा। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कौन सी सिस्टम से रिलेटेड है? बताओ।
जेनुकुलेट बॉडी सुन के उस भाई ने तो नर्वस सिस्टम बोल दिया, वो गलत हो गया। लेटरल जेनुकुलेट बॉडी कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? दो प्रकार की जेनुकुलेट बॉडी होती है, उल्टा याद रखना है। नाक सॉरी आंख बीच में, कान बीच में, हमारी आंख होते हैं, कान उल्टा याद कर लो। मीडियल जेनुकुलेट बॉडी ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लेटरल जेनुकुलेट बॉडी ऑप्थेल्मिक सिस्टम से रिलेटेड है। मीडियल जेनुकुलेट बॉडी, मीडियल जेनुकुलेट बॉडी ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लेटरल जेनुकुलेट बॉडी ऑप्थेल्मिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो विजन एरिया कहाँ होता है? विजन एरिया, इसीलिए बोलते हैं पढ़ने लिखने वाले की आंखें कितनी होती है? 4। कोई भी पर्सन देखता यहाँ से है, लेकिन उसका सेंटर कहाँ होता है? ऑक्सीपिटल में। सेंटर का नाम क्या है? सेंटर नंबर 17। सेंटर नंबर, ब्रेन में 42 एरिया होते हैं देखने के, सुनने के, समझने के सब, उसमें ऑक्सीपिटल एरिया, विजन एरिया को सेंटर नंबर 17 बोलते हैं। जैसे आप चंडीगढ़ में बोलते हैं सेक्टर 17, यहाँ पर एरिया नंबर 17 रिलेटेड टू द विजन सिचुएटेड इन ऑक्सीपिटल रीजन। देखता इंसान आगे से है, लेकिन उसका सेंटर कहाँ होता है? पीछे होता है। एक छोटा सा सवाल पूछो कैसा, पोलियोमाइलाइटिस नाम सुना जिसमें पैरालिसिस होता है, वो मोस्ट कॉमन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? सीएचएन पर रखिए बेटा। पोलियोमाइलाइटिस पैरालिसिस होता है, जेआईटी को कैसे अफेक्ट करता है? मोस्ट कॉमन। लेस कॉमन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? सबसे लेस कॉमन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम। पोलियो 99.9% जीआईटी को अफेक्ट करता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हुआ, पोलियो हमारे अंदर, हम सबको पोलियो हो रखा है, लेकिन सबकी किस्मत अच्छा है। पोलियो मोस्ट कॉमन ऐसा इंफेक्शन है, भारी इंफेक्शन नहीं है, होता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया अपने हुआ, सही हो जाता है। किसी किसी की किस्मत खराब होता है, रेयर केसेज में, कोई 1000 में एक देखे, उसका चले जाता है ब्रेन में, उसको कर देता है पैरालिसिस। अच्छा, अगर ब्रेन में चला गया तो आपने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा है, ये ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड को ज्यादा डैमेज करता है इस ब्रेन की बजाय। तो स्पाइनल कॉर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर। बेवकूफ ऐसे क्या कर रहे हो, एक सेंसरी और एक, तो बताओ पोलियो स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी या मोटर पार्ट को अफेक्ट करता है? किसको किसको? पोलियो कभी भी सेंसरी पार्ट को अफेक्ट नहीं करता, पोलियो हमेशा मोटर पार्ट को अफेक्ट करता है। और मोटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोटर को? क्या बोलते हैं? वेंट्रल या डोर्सल? वेंट्रल बोलते हैं। ऐसा कोई भी रिफ्लेक्स जो ब्रेन से निकलता है वो वेंट्रल है, और वेंट्रल को मोटर बोलते हैं, और वेंट्रल को एंटीरियर बोलते हैं। मैं आपके सामने कराऊं ऐसे, मेरा ये पार्ट है वेंट्रल, तो सामने दिखता है वो क्या होता है? एंटीरियर, जो पीछे वाला होता है। आप एनाटॉमी को खोलना, कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको ऐसे खड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब आपका ये पार्ट क्या है? डोर्सल, ये पार्ट क्या है? वेंट्रल। इसका मतलब ये पार्ट हाथ के पीछे वाला पार्ट है, और ये पार्ट हाथ के आगे वाला पार्ट है। तो वेंट्रल हमेशा एंटीरियर होता है, डोर्सल हमेशा पोस्टीरियर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी यही लागू होता है, जो एंटीरियर है वो वेंट्रल है, वही मोटर है। अब आप याद कर सकते हो, एसेसरी है वो, सॉरी इफरेंट है, एफरेंट है मोटर, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। ये तो तुम्हें पता ही होगा, जो मोटर होता है वो इफरेंट होता है, एफरेंट मोटर होता है, वो इफरेंट होता है, एफरेंट मोटर होता है, जो ब्रेन से निकलता है वो, ठीक, जो भी आपको याद है बस छोड़ो। अब देखो पोस्टीरियर, सही बताया आपने, जो भी बताया पोस्टीरियर फ्रंटल ट्रायंगुलस। तो एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, तुम क्या सोच रहे हो? हम थोड़ी आएंगे, जो हम बताएंगे वहीं से तो आएंगे। जल्दी लिखो प्लीज। जी मैम, मिठाई लेके आयो दीपावली की। अरे भाई एक टेस्ट तो करना बनता है, अपने को डायबिटीज नहीं है, कौन लेके आया? मैं पूरा लिखा भाई, मेरे को। थैंक यू सो मच, इतना बहुत है मैम, ज्यादा हो जाएगा, थैंक यू। मैं आया हूँ सब है, प्लीज गुस्सा मत करना, पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? फ्रंटल पोस्टीरियर, तीन सूचर लाइन है ना, दो लंबे दिल वाली, एक सजाइकल वाली। एक इधर से आई, एक इधर से आई, एक ये, कैसा शेप बन गया? ओबीजी का सबसे टफ टॉपिक है, टफ नहीं, सबसे गंदा टॉपिक है, उसका नाम है इसके नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक, मैटरनल पेल्विस। मतलब 50% लोगों को पहली बार समझ में नहीं आता, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ नहीं आता, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से रिवीजन किया सेम डे, सेम डे, तो उसी दिन पूरा समझ में आता, जिंदगी पर नहीं भूलते। और अगर पहली बार ये समझ लिया कि मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फिर तो एडी छोटी जोर लगाना नहीं आएगा। तो मान के चलना है कि समझ में आएगा, मैं घर जाके सेल्फ रिवीजन करूंगा या सेल्फ रिवीजन करूंगी, और अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी देख ऐसे ऐसे, तब आएगा समझ। बहुत ही टिपिकल है, जब हमने पढ़ा था हमें समझ नहीं आया था, हमने सिर्फ रटा था, लेकिन पूरा रखा था। अब इतना पूरा समझ में आ चुका है कि एक एक पॉइंट समझ में आ गया, पूरा आ गया था, हालांकि बाद में आया। अब आती है लेटरल फ्रंटल लेंस। कौन सी फ्रंटल लेंस कितनी होती है? इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए हल्का सा। इधर आ, फोटो बताओ, फोटो ले, फोटो ले, ले, ले। ये देख, ये तो इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। इधर वाला लेटर देखने के लिए हमें इसको नौसाद को ऐसे खड़ा करना पड़ेगा,
एंटीरियर ऑक्सीपिटल नौसाद कैसे करेगा? ऐसे। लेकिन लेटरल के लिए तो दो इधर है, एक इधर और दो इधर है। चलो ये है नौसाद का कान। ये नौसाद का क्या है? ये है आपकी नौसाद की पैराइटल बोन। सुन लो, ये नौसाद की फ्रंटल बोन, ये नौसाद की टेम्पोरल बोन, ये नौसाद की स्पेनोइड बोन। कौन सी बोन? तो पैराइटल, फ्रंटल, स्पेनोइड और टेम्पोरल के बीच में जो जगह होती है, क्योंकि फ्रंटल की डेफिनेशन क्या है? बिटवीन द सूचर्स, बिटवीन द बोन्स, खाली खाली जगह, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर लेटरल। क्या बोलते हैं? या ये कौन सी बोन के पास है? स्पेनोइड बोन के पास है, तो इसको बोल देते हैं स्पेनोइडल। क्या बोलते हैं? कौन कौन सी बोन? पैराइटल, फ्रंटल, स्पेनोइड, टेम्पोरल। एंटीरियर लेटरल क्यों है? लेटरल तो है लेकिन कान के आगे है, तो एंटीरियर हो गया। कान के आगे है बट है लेटरल, तो एक इधर एक इधर, तो एंटीरियर लेटरल कितने कितने? दो, एक इस साइड एक इस साइड। क्या समझ में आ गया दोनों? अब एक नौसाद खड़ा है, ये नौसाद का कान है, ठीक है? ये है पैराइटल बोन। नौसाद कौन सी बोन? ये नौसाद की कौन सी बोन? ऑक्सीपिटल बोन। क्या हुआ? क्या हुआ नौसाद? ये ऑक्सीपिटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये है टेम्पोरल बोन। पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल के बीच में खाली जगह है, कान के पीछे की साइड है, लेकिन बिल्कुल पीछे नहीं है, साइड में यहाँ पर है, तो इसको बोल देते हैं पोस्टीरियर लेटरल। और ये मेस्टोइड प्रोसेस के पास है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका नाम पड़ गया मेस्टोइड फंटानेल। अरे समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना, यस और नो? अभी नहीं आया समझ में, अभी नहीं आया। फंटानेल दो तो होते हैं एपी, चार होते हैं लेटरल। टोटल कितने हो गए? 6। एपी में कौन? एंटीरियर, पोस्टीरियर, ब्रेगमा, लैम्डा। ये ठीक है। लेटरल में चार, चार कौन कौन सी? दो एंटीरियर लेटरल, दो पोस्टीरियर लेटरल। एंटीरियर लेटरल कहाँ कहाँ? स्पेनोइड, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। नाम क्या है? स्पेनोइडल। क्या है? ये लिखना है, फिर वो लिखना है, ताकि आपको क्या समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक बोला था बेवकूफ ने। दो पोस्टीरियर लेटरल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, इसको क्या नाम बोलते हैं? मेस्टोइड, फॉन्टा नेल्स। क्लियर का मतलब समझ गए? पर्सनल लॉन नहीं, सॉरी पोस्टीरियर नहीं, सॉरी पोस्टीरियर नहीं, पोस्टीरियर लेटरल, एंटीरियर, तो चार हो गई लेटरल बंटन। अब समझ में आया क्या? नहीं आया? ये कहां पे होती है? कान के पीछे, तो ये लिख दो। ये कहां होती है? यहाँ और यहाँ पर जस्ट। ईसीटी नाम सुना? ईसीटी, हाँ वेरी गुड। ये है आपका कान, ये आपकी आंख, इसके बीच में एक लाइन खींचते हैं, मिड लाइन आती है ना, लगभग लगभग वहां पर, तो ये बोल दी कान के आगे, आंख के साइड में, आंख और कान के बीच में बस जगह है। स्फेनोइडल कॉन्टानेल, ये लिखो पहले, फिर वो लिखो आप पोस्टीरियर कॉन्टानेल। एसपीएफटी का मतलब समझ गए ना? कौन कौन सी बोन का जंक्शन है? स्पेनोइड, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ हमने टफ बना रखा है, बाकी है नहीं ज्यादा टफ। प्लीज जल्दी करो, इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, फ्री टू खुद कंफ्यूज हो गया। इतना तो बनने में टाइम नहीं लगा था जितना धीरे ये पढ़ा रहा है बेवकूफ। और जिसने पहले कोचिंग कर रखी होगी उसको लगा है बोरिंग, क्या इतना धीरे धीरे समझा रहे बच्चों की तरह। लेकिन जब वो पहली बार कोचिंग कर रहे थे उनके सीनियर को बोरिंग लग रहा था, उनको अच्छा लग रहा था। ये एक साइकिल है पूरी, कि एक बार पढ़ लेते हो तो आपको इजी लगता है। तो जरा सोचो, हम हर बार सेम टॉपिक पढ़ाते हैं, हम जिंदगी में कितना परेशान है। ऑनलाइन बैच में, ऑफलाइन बैच में, एनक्लेक्स बैच में, क्रैश कोर्स बैच में, एचईवर बैच में, थियरी बैच में, 3 महीने में 6 बार पीटर स्कूल पढ़ाना पड़ता है। हर एक सिस्टम 6 बार पढ़ाना पड़ता है। सोचो, हम वो चित्र बना बना के परेशान हो गए कि पीटर स्कूल ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बाबू, तुम्हें लगता है पैसा, मतलब पूरी दुनिया परेशान है हमसे, हम सोच रहे थे आप ही हो। लिख लिया क्या? पैसा वैसा कुछ नहीं है, बस ठीक है चल रहा है। क्या कह रहे हो? अच्छा, जैसे कोई रोजा नहीं हमें पैसे देते हुए, आप जो बैग लेके आते हो भर के जाते हो, बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं। हमें क्या सर 1 रुपए का नोट देते हैं क्या जो भर के ले जाना पड़ेगा? नोट भी बहुत भारी भारी होते होंगे भाई, नोट भी तो 50 रुपए का 10 रुपए का नहीं होता होगा, नोट भी तो होता होगा भाई। तो आगे बढ़े। हमें क्या बोलो, वर्ड नहीं है। कुछ कुछ लोग तो पता है क्या बोलते, सर के पास तो रहने के पैसे नहीं है इसलिए बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। बेवकूफों को ये भी नहीं पता कि गाड़ी रखने की जगह पीछे है। मतलब इतनी हवा में बातें फैलाते हैं। अरे भाई जितने भी सर लोग हैं उनकी गाड़ी रखने की जगह किधर है? पीछे है, तो निकलेंगे कहाँ से? बॉयज हॉस्टल से। इधर से भी निकलेंगे, सीधी बात है। तो जब इधर से जाएंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि बॉयज हॉस्टल अंदर से इधर गेट है, मैं सीधे वहां से निकल, इतना पता है। और कुछ लोग सर तो बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, मुझे पता ही नहीं कि बॉयज हॉस्टल में लाइब्रेरी कहाँ है, रूम कहाँ है, खाने का कहाँ है, सोने का कुछ भी नहीं पता, गए नहीं अंदर, सीधा मेन गेट के अंदर से निकलता हूँ। मतलब कुछ भी बातें फैला रहे हुआ। और भाई ठीक है ना, पैसे बच रहे हैं, बॉयज हॉस्टल में रह रहा हूँ, अच्छी बात। ये हो गया, ये भी हो गया। कोई ना, बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है, खर्चा कम, खाना बना बनाया, कोई टेंशन नहीं, जब मर्जी आई घंटी बजाई चाय आ गई, बस।
इसको मत सूचर आपके लिए होमवर्क है, किस किस के बीच में होता है। इसको मत सूचर, इसको मत, वो दिखता नहीं है हमें पीटर स्केल में, साइड में रह जाता है, बट होता तो ही साइड में रहेगा। साइड में कौन सी बोल, टेम्पोरल, टेम्पोरल से ऊपर कौन सी, पैराइटल, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में जो सूचर होता है उसको बोलते हैं स्क्वामस सूचर्स। आ सकता है कभी पेपर में, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता। लिख लिया क्या, बोलो। आगे बढ़ो। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा लेबर से रिलेटेड पार्ट। फीटल स्केल में लेबर का क्या मतलब, लेबर और फीटल स्केल का क्या रोल है, तो डायमीटर से समझ में आएगा। एडी लगाना डायमीटर ऑफ फीटल स्केल, डायमीटर ऑफ, ऐसे लगाना और पे करना ऐसे, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, और लिखना टोटल 6 होते हैं। एक तरफ लिखना ट्रांस डायमीटर, टोटल 4 होते हैं टोटल। इसका जो सबसे लार्जेस्ट होता है, एक शॉर्ट में लिख दो वापस पढ़ेंगे। इसका जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो होता है मेंटो वर्टेक्स, कौन सा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितना सेंटीमीटर होता है, 14। इसका सबसे लार्जेस्ट होता है वो, सर्विक्स का मैक्सिमम डायलेटेशन कितना होता है, 10। तो 10 से ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि सर्विक्स से ज्यादा तो पीटो का ऐड नहीं होगा। तो इसका सबसे जो लार्जेस्ट होता है बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। तो दो बातें लिख लो, फिर वापस हेडिंग लगाओ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, 6 के 6 पढ़ेंगे। इतना लिख के एपीडी का मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। क्या आपने लिख लिया, ओके, कल तक लिख लोगे, थैंक यू। समझ आया। अरे बेवकूफो, पहले सिर्फ मैंने एक आउटलाइन बनाई है, हम स्केल डायमीटर को ऐसे पढ़ने वाले हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हेडिंग लगाओ जल्दी से। और जानबूझ के मेंटो वर्टेक्स लिखा है, बीपीडी लिखा है, ताकि तुम्हारा 5 बार रीच होगा। अब भैया लिखना नहीं था, लेकिन पता रहेगा एंटीरियर पोस्टीरियर में सबसे बड़ा कौन, ट्रांसवर्स में सबसे बड़ा कौन। बाकी मुझे क्या शौक है बार बार बताने में, एग्जाम में भूल जाते हैं। मेरा एक पेपर था एम्स भुवनेश्वर का, 14 फरवरी 2018 की बात है। मस्त पढ़ के गए, लेकिन हमारे स्टूडेंट होते थे तो रिवीजन थोड़ी होता है, मस्त पढ़ा हुआ था, सही पढ़े हुए थे उस समय तो, मस्त कोट कोट के याद थे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द फीटल स्केल इज, पढ़ते ही बोल दिया मेंटो वर्टेक्स 14 सेंटीमीटर। बाहर आते ही वापस ऑप्शन देखा ही नहीं, पेपर कर लिया आधा घंटा पहले बोला, लेकिन उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं कि वो तो कंफर्म है। बाहर आते ही कि यार ये इतना इजी कौन पूछता है, किसने बोला हाँ कितना चालाक है पूछने वाला, ट्रांसवर्स लार्जेस्ट पूछा है। बोल मैंने कहा मैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर लार्जेस्ट करके आगे। तो होता ऐसे ही है कि अपन इतना सा चूक गए गिर गए, एंटीरियर पोस्टीरियर में कोई और है, ट्रांसवर्स में कोई और है। मतलब अगर पूछ ले कि आपकी लंबाई कितनी है तो अलग होगी, और आपकी विड्थ कितनी अलग होगी, तो ये विड्थ है और ये लंबाई की बात चल रही है। ऐसे कि किसके लिए पढ़ते हैं कि हेड फ्लेक्शन है या नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर किसके लिए पढ़ते हैं, डायमीटर से पता चलता है कि हेड फ्लेक्शन है या हेड एक्सटेंशन है या हेड मिलिट्री पोजीशन में, कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है। डायमीटर से ही डिसाइड होता है कि कौन सा डायमीटर इंगेजिंग है, इंगेज का मतलब दिख रहा है, कौन सा डायमीटर बाहर की तरफ आएगा जब डिलीवरी होगी, फीटस के हेड का कौन सा पार्ट बाहर आएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा डायमीटर इंगेजिंग है। मतलब फीटल का हेड फ्लेक्स है, फीटल का हेड सीधा है मतलब मिलिट्री पोजीशन में, या एक्सटेंशन है या पुली एक्सटेंशन है, 4 चीजें होती है इसमें। तो कुल मिला के इसलिए पढ़ते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। जितना सर झुका हुआ रहता है उतना ही अच्छा रहता है, किसका, फीटस का, और हमारा भी जितना झुका हुआ रहता है ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, तो ऐसे ठीक रहता है थोड़ा। हाँ आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आ रखा है कि हेड हमारी बॉडी फीटस का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन या न्यूट्रल, फ्लेक्शन होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे आगे, बट इतना पता चलो।
अब इधर आओ, ये फोटो पहले है लेकिन आएगा बाद में, वापस आएगा। बेवकूफो, इसमें कुछ नहीं है, दो प्रकार के डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स, लिखवा चुका हूँ। ये लाइन नहीं लिखोगे ना तो एग्जाम में नहीं आएगी। ऐसे किया ना अभी एपी और ट्रांसवर्स, वो यही लाइन थी। ज्ञानी मत बनो ज्यादा मेरे सामने। इसका क्या रोल है पता है? इसका रोल कब समझ में आएगा? जब मैं आपको एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा दूंगा। पढ़ा दूं? एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ने के बाद में आपके दिल में ख्याल आएगा, पता है क्या? ये अच्छा है, ये ख्याल आएगा और ये सब देखना ऐसे याद होगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ याद। सच में इसको बोलते हैं प्योर वर्टेक्स। इसको बोलते हैं आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। मतलब वर्टेक्स है बट अब लिमिट में रहना नहीं, मतलब उसको बोलते हैं डुप्लेक्स वर्टेक्स। वर्टेक्स है बट पूरा नहीं, और ये वर्टेक्स ही नहीं है, इसको ब्रो एकदम फर्जी। इसमें तो वजन डिलीवरी सोच भी नहीं सकते। फेस प्रेजेंटेशन अभी कैसे होगी थोड़ी देर बाद में समझ। तो वजन डिलीवरी किसमें होगी? इसमें हो जाएगी, इसमें भी चांस है भाई दोस्त, कभी भी आगे बढ़ सकता है ना, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ठीक है, चलो जाओ। मानो कौन सा कलर लोगे कोबी का? सो व्हाइट के ऊपर व्हाइट, कोई ना, जैसा भी बने इमेजिन कर लेना, अपना अपना चेक कर लेना। सॉरी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना? वो थोड़ा ठीक है, माना माना कि ठीक है, सही है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सुनो, उसने बोला आपका, लेकिन इसका मतलब है वो आपका ही है। इसको बोलते हैं मेंटम। क्या बोलते हैं? पहले मैं नाम लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यहां से यहां तक वर्टेक्स होता है, तो यहाँ सेंटर पार्ट लिख दो वर्टेक्स। इसको बोलते हैं फ्रंटल। बोलते हैं क्या बोलते हैं? बस नाम याद होगा मिला देंगे। इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट। क्या बोलते हैं? और ऑक्सीपुट के नीचे क्या होगा? ये कौन सी बंडल है? इसको बोलते हैं ब्रेगमा। क्या समझ में आ गया नाम? क्या नाम समझ में आए? ब्रेगमा, ये वाली, ये बीचों बीच चोटी वर्टेक्स, नीचे गए ऑक्सीपुट, उससे नीचे गए सब ऑक्सीपुट, ये मेंटम सब मेंटम। ठीक है, अब मिला है। किधर से मिलाना शुरू करो? सबसे बड़े से। ये है मेंटम। देखो यहां से यहां जाओगे तो सबसे ज्यादा रास्ता लंबा तय करना पड़ेगा यहां से। देखो ये भी प्रोमिनेंट और ये भी प्रोमिनेंट। चलो, लार्जेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इसको बोलते हैं नंबर 1 मेंटो वर्टेक्स। मेंटो मतलब चिन्ह, बस दोनों को मिलाना है, जोधपुर दिल्ली मेंटो वर्टेक्स, कुछ नहीं करना, दोनों का नाम लिख दो बस। सबसे लार्जेस्ट कितने सेंटीमीटर का है? कितने सेंटीमीटर का? 14 सेंटीमीटर। रफ में लिख सकते हैं, वापस आगे लिखूंगा वापस, बट एक रफ में लिख सकते हैं ताकि आपको डबल याद हो जाएगा। इसको फाइनल नहीं मानना है, फाइनल वही जो नोट्स में, रफ में समझने के लिए। मेंटो वर्टेक्स समझ आ गया? सबसे लार्जेस्ट है, कोई डाउट? लार्जेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब सुनो, क्वेश्चन अब बनता है, क्वेश्चन अब बनता है। नौशाद को वापस बुलाए, उससे अच्छा ये है। नहीं सुनो, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं भी माना कि मैं नौशाद ऐसे खड़ा रहूंगा, उसको बोलते हैं सावधान विश्राम, मतलब मिलिट्री पोजीशन, सही है। तो मैं एक बार ऐसे हो जाता हूँ, ये एकदम सीधा है। नॉर्मल कैसे होना चाहिए बेबी? ऐसे। समझ में आया कुछ? ये एकदम सही है, ये थोड़ा सा गड़बड़, ये और ज्यादा गड़बड़, ये और ज्यादा। इसमें क्या है पता है? तीसरे नंबर की गड़बड़ है, ना तो ऐसे है ना सीधे वाला है, ये ऐसा है पार्शियल एक्सटेंशन। मतलब क्या हुआ? जो डायमीटर है ना उसके आगे वाला पार्ट बाहर आ रहा है रेक्टेंगल किनारे से, बस ये मानना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट बाहर आ रहा है। राहुल एक मिनट आ जा, पता नहीं चलेगा, इनको समझ में नहीं आएगा। पहले पीछे जाऊँ, यहाँ जाऊँ, देखो यहाँ उधर नहीं आ रहा है, ये है ये। एक मिनट थोड़ा, ये वेजिनल कैनाल है, उसमें ये पार्ट बाहर आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? ये पार्ट बाहर आ रहा है, ये पार्ट बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये चिन और ये वर्टेक्स बाहर आ रहा है। तो अगर जब फीमेल प्री एग्जामिनेशन करेगी तो उसका हाथ का टच होगा। गुलाब को कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं ब्रो? तो क्वेश्चन आता है कि अगर मेंटो वर्टेक्स डायमीटर इंगेजिंग है तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी, ये क्वेश्चन आता है। इधर आओ, अगर ऐसे रहेगा तो बाद में बात करेंगे, ऐसे रहेगा तो भी बाद में। अब ये ऐसे, तो ये मेंटो ये वर्टेक्स, ये पार्ट बाहर निकलेगा, तो जब प्री एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ टच होगा, तो ये कौन सी प्रेजेंटेशन हुई? अब पेज प्रेजेंटेशन में क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। पेज प्रेजेंटेशन में ये मेंटो है, मेंटो नाम आएगा तो कभी पेज प्रेजेंटेशन नहीं होगी। जब भी याद रखने का एक तरीका है, नाम सब मेंटो आ जाए समझ जाना पेज प्रेजेंटेशन की बात चल रही है। सब मेंटो के दो डायमीटर होते हैं, कितने होते हैं? दो। इसको कहो ऐसे, और वजन के नाम से ये पार्ट पूरा बाहर है, इसमें वजन डिलीवरी हो ही नहीं सकती क्योंकि पेज बाहर आ रहा है, कैसे करेंगे? तो ये ऐसे ओनली एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये है सब मेंटो, ये वर्टेक्स, या सब मेंटो प्रेगमेटिक। इस दोनों डायमीटर में पेज प्रेजेंटेशन होगी। पूरा ऐसे हेड बेबी का ऐसे बाकी बेस, ये वजन के नाम से बाहर पार्ट ऐसे आ रहा है। तो जब आप प्री एग्जामिनेशन करोगे तो आप फिंगर है वो कहाँ टच होगी? लिप्स क्या टच होगी, इसीलिए इसको कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं? तो क्वेश्चन याद रखना, जब भी नाम सब मेंटो आ जाए, जब भी नाम सब मेंटो आ जाए उसको कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं? पेज प्रेजेंटेशन। कौन सी? सब मेंटो वर्टेक्स हो चाहे सब मेंटो प्रेगमेटिक हो, दोनों में कौन सी प्रेजेंटेशन? पेज। मेंटो नाम आ जाए तो ब्रो ये देखो सब मेंटो, ये पार्ट बाहर आ रहा है, ये पार्ट बाहर आ रहा है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में यहाँ टच होगा, नाक क्या होगा, नाक और लिप्स के बीच में कहीं, तो इसलिए कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई? पेज प्रेजेंटेशन। मेंटो वर्टेक्स में कौन सी होगी? 14 सेंटीमीटर वाले में ब्रो। अब आता है वो एज ए प्लांट वाला, एकदम ऐसे नहीं है,
सीधा खड़ा है, इसको बोलते हैं मिलिट्री पोजीशन, सीधा देखता है फौज वाले, मिलिट्री पोजीशन। इसमें वर्टेक्स भी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत वर्टेक्स। ये क्या है? फ्रंटल। ये क्या है? ऑक्सीपिट। तो ये पार्ट बाहर आ रहा है एकदम, ये एकदम। ये तो आप एग्जामिन करोगे तो ब्रिग्मा के टच होगा, तो गलत तो नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, तो एकदम ओके तो नहीं है, लेकिन वजन डिलीवरी हो जाएगी। मतलब जब आप पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो आपके हाथ का टच होंगे ब्रिग्मा पे, होने तो नहीं चाहिए, होने तो यहाँ चाहिए, यहाँ टच करेंगे। जब इसका हेड ऐसे रहेगा तब ये पार्ट बाहर आएगा, ये पार्ट बाहर आएगा, पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो कहाँ टच होंगे। अभी 9 में क्वेश्चन भी था कि एंटीरियर पोजीशन होती है, इसका मतलब कहाँ टच होते हैं? पोस्टीरियर वर्टेक्स में। तो एकदम सीधा रहेगा ऑक्सीपिट फ्रंटल या सब ऑक्सीपिट फ्रंटल, दोनों में वर्टेक्स तो है, दोनों में वर्टेक्स तो है, लेकिन वर्टेक्स कैसा है? डी फ्लेक्स वर्टेक्स है, और वर्टेक्स तो है बट एकदम फुली फ्लेक्स वर्टेक्स नहीं है। इसको बोलते हैं मिलिट्री पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इसमें हो गया ब्रो प्रेजेंटेशंस, फेस प्रेजेंटेशंस, मिलिट्री प्रेजेंटेशंस, और इसमें आएगा वेरी गुड फॉर वेजाइनल डिलीवरी। जब आप पीटस का स्कल ऐसे रहेगा तो ये ब्रेगमा है, ये सब ऑक्सीपिट है, ये पार्ट अगर बाहर आएगा तो वेजाइनल डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? उससे बैठ जाइए सर, थैंक यू। तो ये मेंटो वर्टेक्स कितना है भाई? अब दूसरा लिखो, एक होता है सब, सिर्फ रफ में लिखना है, आगे बाकी आगे लिखा हुआ है। एक होता है सब मेंटो वर्टेक्स, हल्का सा इससे कम है, मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर कम है। यहां से वर्टेक्स जाना है 11.5 के अराउंड है। कितना है? इसके अंदर कौन सी प्रेजेंटेशन है? फेस। इसके अंदर कौन सी प्रेजेंटेशन है? मतलब मेंटो वर्टेक्स, मेंटो नाम आती है ब्रो, सब मेंटो आती है ग्रो एबनॉर्मल, लेकिन एक सब मेंटो में एक और होता है सब मेंटो ब्रेगमेटिक। ये भी एबनॉर्मल है क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? सब मेंटो में जा रहा है ब्रेगमेटिक। तो इसमें कौन सा पार्ट बाहर आ रहा है? ये पार्ट बाहर आ रहा है। तो इसमें भी जब टच करोगे हाथ या टच होगा, ये होता तो 9.5 है, लेकिन प्रेजेंटेशन कौन सी है? प्रेजेंटेशन कौन सी है? होता तो ये सिर्फ 9.5 है। क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं है, यहाँ से यहाँ पास में है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 9.5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन है तो नॉर्मल। पार्ट तो यही बाहर आ रहा है सब मेंटो ब्रेगमेटिक। याद रखना, सब मेंटो ब्रेगमेटिक और सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सब मेंटो ब्रेगमेटिक 9.5 है, वो भी 9.5 है, बट ये रात है और दिन है, क्योंकि उसमें वेजाइनल डिलीवरी मोर नॉर्मल होगी, जिसमें वेजाइनल डिलीवरी मोर नॉर्मल होगी। अब बताओ अभी सब, अब आता है 4 नंबर ऑक्सीपिट फ्रंटल, लगभग लगभग 11.5, ये है ऑक्सीपिट, ये है फ्रंटल। तो इसमें ये पार्ट बाहर आ रहा है, तो आपका हाथ कहां टच होगा? फ्लेगमा पर। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स बटा डी फ्लेक्स वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स? इसको कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं? मिलिट्री। और ये कौन होती है मिलिट्री? सब ऑक्सीपिट फ्रंटल। ये भी कौन सी है? ये भी इसमें भी सेम, ये पार्ट बाहर आएगा तो ब्रेगमा के अराउंड टच होगा हाथ, तो सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक है, सब ऑक्सीपिट फ्रंटल, फ्रंटल फ्रंटल सॉरी, लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर। कितना? लगभग नहीं, एग्जैक्ट है, ऐसी थोड़ी है, कितना थोड़ी मारो। सब ऑक्सीपिट फ्रंटल 10 सेंटीमीटर। इसमें भी कौन सी? मिलिट्री, वही डी फ्लेक्स वर्टेक्स। समझ आ गया? मोस्ट नॉर्मल फॉर वेजाइनल डिलीवरी अभी भी पेंडिंग है, ये नाम बोलो। तो ये कब आएगा बाहर? जब ये सर झुका हुआ रहेगा तब ये पार्ट बाहर निकलेगा। तो पीवी एग्जामिनेशन करोगे हाथ का टच होगा, तो ये हो गया आपका सब ऑक्सीपिट। एसओबी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर वेजाइनल डिलीवरी। एसओबी होता कितना है? वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूरे वर्टेक्स को शो करता है? सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक। वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर फुली फेवर करता है? इसमें हेड कैसे रहता है? फ्लेक्स रहता है, फुली फ्लेक्स वर्टेक्स। क्या समझ में आया ये बात? सिर्फ रफ में लिख लो, बाकी लिखना तो ही। क्या समझ में आया आपको ये बातें सारी? तो अब आप एंटीरियर पोस्टीरियर के 6 याद हो गए। ऑक्सीपिट फ्रंटल एक होता है, सब ऑक्सीपिट फ्रंटल एक, सब मेंटो वर्टेक्स एक, सब मेंटो ब्रेगमेटिक एक, मेंटो वर्टेक्स एक और सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक एक। मेंटो वर्टेक्स 14, सब मेंटो वर्टेक्स 11.5 और सब मेंटो ब्रेगमेटिक 9.5। ऑक्सीपिट फ्रंटल 11.5, सब ऑक्सीपिट फ्रंटल 10, सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक 9.5। बस ये 6 लिख लिया। डायग्राम तो यही है, बना लिया आपसे? बना दिया ना? कोई क्या बस थोड़ा बड़ा बनाते हैं, कोई ना डायग्राम वापस बन जाएगा, क्या दिक्कत है? हो गया क्या? चलो पड़ा हो गया ना, क्या करना है सिर्फ, बाकी तो लिखना आगे है। ये डायग्राम है, डायग्राम दे रही हूँ। ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा है? मेंटो वर्टेक्स में कौन सा प्रेजेंटेशन? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ब्रेगमा। ये सब मेंटो हो गया, ठीक है। ये कौन सा है? फ्रंटल। ये कौन सा? सब ऑक्सीपिट। ये कौन सा? फ्रंटल। ये कौन सा? ऑक्सीपिट। ये कौन सा? सब ऑक्सीपिट। ये कौन सा? ब्रेगमेटिक। कितना सेंटीमीटर? 9.5। हेड कैसा रहेगा? एकदम फ्लेक्स, एकदम फ्लेक्स लिखा हुआ ऊपर। ये पूरे के पूरे डायमीटर है। अब 6 के 6 लिखो, लिखो 6। इसमें फोटो में किसी इमेज एग्जाम में आता है, नॉन सेट में। एग्जाम में नॉन सेट में ऐसी इमेज आती है, ये नाम बता देते हैं कि बताओ ये कौन सी प्रेजेंटेशन है? दो प्रेजेंटेशन है, ये कौन सी है? कि फेस है। बताओ इसमें एंगेजिंग डायमीटर कौन सा? एंगेजिंग का मतलब एक्टिव, नीचे की तरफ कौन सा आ रहा है? इसमें सब मेंटो आ रहा है, इसमें मेंटो आ रहा है, इसमें ऑक्सीपिट फ्रंटल आ रहा है, इसमें सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक आ रहा है। इसमें कौन सा आ रहा? सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक। इसमें ऑक्सीपिट फ्रंटल या सब ऑक्सीपिट फ्रंटल, इसमें मेंटो वर्टेक्स, इसमें सब मेंटो वर्टेक्स या सब मेंटो ब्रेगमेटिक। बस तो सबसे सही कौन सा? एक नंबर वाली है,
नाम से पता चल रहा है, हेड के फ्लेक्शन से पता चल रहा है, बस ये कहना है, बस ऐसे समझ लो बस। पहले दो में दिक्कत नहीं होगी, देख सकते हो आप, क्योंकि जब तक ये हेड का ये पार्ट रहता है तब तक दिक्कत नहीं होती है डिलीवरी में, जब फेस आगे आ जाता है तब दिक्कत होती है। ठीक है क्या? अब ये है एंटीरियर पोस्टीरियर के 6 के 6। लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हेडिंग एंटीरियर पोस्टीरियर लगा चुके, कॉलम बनाओगे, एक रख दोगे डायमीटर का नाम, एक रख दोगे सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर में छोड़ो, सेंटीमीटर इन छोड़ दो, सेंटीमीटर याद रखना, एक रख दोगे एटीट्यूड, सॉलिड एटीट्यूड, एटीट्यूड हमेशा हेड का ही होता है, दूसरा रख दोगे प्रेजेंटेशन, शॉर्ट में बनाना है, डायमीटर्स, सेंटीमीटर्स, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, नंबर 1 लगाओगे, सब ऑक्सीफोर्ड प्रैग्मेटिक, आगे लिख देना यहाँ ब्रैकेट में मोस्ट नॉर्मल फॉर वेजाइनल डिलीवरी, मोस्ट नॉर्मल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। ऐसे आप लिखोगे ना आपको पूरा याद हो जाएगा, पक्का 100%। लेकिन लिखना 5 मिनट में, याद करने के बदले आधा घंटा नहीं मिलेगा। इंच वाला मत लिखना आप, है ना, सिर्फ सेंटीमीटर याद रखना, इतना नहीं आएगा कभी। इंच में चेंज करना हो तो 2.5 से उसको डिवाइड कर दो बस, अब तो इतना करना ही नहीं है। किसी ने हेड इतना सा बनाया जैसे कोई काली मिर्च बनाई है, कम से कम हेड तो बड़ा बना लेते। हेड मतलब इतना सा बनाया जैसे देखिए मेरा हेड है, पेन की वो टिप है, क्या दिक्कत है हेड बनाने में, कॉपी खराब हो जाती है इनकी। लिखा सर, अभी तो टेबल ही नहीं बनी है, बनाते हो टेबल, 4 कलर में टेबल बनेगी इनकी, ऐसे नहीं है बाद में भी कलर घोट लेंगे, उसके लिए कलर में बनानी टेबल भी। ठीक है भाई, क्या है जैसा आपको वैसे हम तो मान लेंगे, जैसे वो बोल रहे थे पैसा, बट ठीक नहीं है ना। सबकी दीपावली अच्छी रही है, मस्त, मुझे से आवाज आ रही है सर, बताओ दिए जलाए क्या, दिए जलाए कि नहीं जलाए? आगे बढ़ सकते हैं? अरे तुम ये इंच विंच लिखना बंद करो, फटाफट सेंटीमीटर लिखो, फिनिश हो। ऐसे कोई गड़गड़ाज नहीं तुम्हारे यहाँ जो तुम आराम से बैठे हो, तुम इसमें इतना जोर लगा रहे हो, तुम पैर इसमें घूम जाओगे तुम पूरे। सर ये क्या समझ में नहीं आया, वापस बताना एक बार प्लीज, एक्सप्लेन वंस अगेन, ऑनलाइन वाले से बोलते हैं। आज मैं वो किसी वाली क्लास ले रहा था सुबह 10:30 वाली,
तो मैं वो टेलीपस वगैरह कुछ बता रहा था उसमें कुछ, हाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी के कुछ कॉजेशन के बारे में। सर एक बार है ना ये वापस रिपीट करो, मैंने कहा हीरो चुपचाप पढ़ ले, बाद में देख लेना क्लास। इसको वापस रिपीट चाहिए अभी, मतलब फ्री में ज्ञान देंगे तो 5 बार समझने के बाद सर एक बार प्लीज रिपीट। और जितना भी रिपीट का बोलती है लड़कियां बोलती है, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, समझाए तो समझाए, नहीं समझाए तो नहीं समझाए, हम देख लेंगे बाद में। उनको इतना सा वर्ड भी चाहिए ना सर प्लीज, अरे रुक जा भाई देख लेना। उनको लगता है नोट्स अभी अभी पूरे होने चाहिए हमारे, बाद में कुछ नहीं। अरे ऑनलाइन में तुम्हारे पास मौका है यार, वापस देख लो। चलो ओके डन। कहां तक पहुंचे तुम? सब मेंटो वर्टेक्स तक पहुंचे कुछ लोग। एक एक दो स्टूडेंट पता है मन में क्या बोल रहा है कि हमें नोट्स लिखने का बोल देना, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएगा, हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा बस, ताकि हम जल्दी लिख लेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि लिखने देता नहीं, बार बार डिस्ट्रक्ट कर रहा मैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ो, बोलो। डन, ये तो ऐसे ही है। हे भगवान, यस नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ट्रांसवर्स डायमीटर। कौन सा डायमीटर? इसमें कुछ है नहीं, ये स्टार्ट हुआ एंड हो गया बस, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें ना, इसमें सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान। खोपड़ी बनाओ, ऐसे बनानी इसमें, मैंने बनाई थी ना ऐसे, थोड़ी टेढ़ी बनी बट माना कि ये खोपड़ी है। अच्छा, सब पेन हाईलाइटर पेन अपने रखना, बुक पे रखना, एक बार रख दी, सब यहाँ हाथ लगाओ, घूम जाओ, और धीरे धीरे यहाँ कान के जस्ट आगे, कान के जस्ट आगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाओ। यहाँ देखना जो जो ऊपर जाओगे जो जो प्रोमिनेंसी बढ़ती है, यहाँ आने के बाद में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंसी है नहीं है? ये पैराइटल बोन का मेन प्रोमिनेंस है। इसके बीच की दूरी को बोलते हैं बाई पैराइटल डायमीटर। दोनों पैराइटल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ये है बाई पैराइटल। मैक्सिमम सर्विस कितनी डायमीटर होती है? 10। तो इससे तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि वरना फीचर साइड बाहर निकलेगा कैसे? तो ये मैक्सिमम होता है, ट्रांसवर्स का मैक्सिमम, ये इसको बोलते हैं बाई पैराइटल डायमीटर। और कितना होता है? अब आपने भी यहाँ हाथ लगाया था, वापस याद रखो। अब एक हाथ ऊपर ले जाओ, एक नीचे लाओ। आप देखना एक नीचे की तरफ चला गया, ऊपर वाला थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट है। तो इससे ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो भी कम हो जाएगा। तो जब ऐसे मापते हैं सुपर सब पैराइटल, इसको क्या बोलते हैं? मतलब एक पैराइटल के ऊपर से लेके पैराइटल के नीचे तक, तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला भी कम है नीचे वाला भी कम है। तो इसको बोलते हैं ऐसे सुपर, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, किसके? पैराइटल। एक पैराइटल के ऊपर से एक पैराइटल के नीचे तक लगभग 8.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 8.8, इससे सब कम ही होंगे, हाईएस्ट होना 8.5। अब एक हो गया बाई पैराइटल सुपर सब, एक होता है बाई टेम्पोरल। टेम्पोरल बोलने यहाँ से जाओगे तो और भी कम आएगा, ओनली 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बाई टेम्पोरल डायमीटर। अब एक आएगा बाई मेस्टोइड, पीछे से बहुत कम है, 7.5 बाई मेस्टोइड। दोनों मेस्टोइड के बीच की दूरी नए बॉर्न न्यू बॉर्न में लगभग 7.5 होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी? बाई पैराइटल। उससे थोड़ा सा कम कौन सी? सुपर सब पैराइटल। उससे कम कौन सी? बाई टेम्पोरल। उससे कम कौन सी? बाई मेस्टोइड। फोटो देख लो, ये है बाई पैराइटल, ये है सुपर सब पैराइटल्स, ये है बाई टेम्पोरल्स, और एक बच जाता है वो बाई मेस्टोइड, बिल्कुल पीछे छोटा, इससे भी कम हो जाता है। तो दोनों मतलब सारे के सारे कैसे? हॉरिजॉन्टल है, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल है। लिखवा दू, लिखवा दू क्या? सारे के सारे हॉरिजॉन्टल है ना? जय हो, जय हो। मेरे ज्यादा हिंदी बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होती ना, इंग्लिश मीडियम वालों? किस किस को दिक्कत होती है प्लीज बताओ, मैं थोड़ा इस स्पोकन का कोर्स करता हूँ। किस किस को होती है? आपको? किसको होती है? मैं सच बताऊँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सीखूंगा ना इंग्लिश। जिस जिसको हिंदी में बोलने से दिक्कत होती है, किस किसको बताना कि भाई थोड़ा इंग्लिश और बोलो, फिर मैं आज से इंग्लिश सीखूंगा। आज से पूरा इंग्लिश में समझाते होंगे ना, है ना? पूरा इंग्लिश में आई थिंक सो, है ना? मुझे लगता है ना, तो मारवाड़ी तो चलती समझाते इंग्लिश में जाता है मस्त वाली। फिर मैं आज से बैठ के मेरे को इंग्लिश सिखा दोगी। अब बता दो, मैं आपसे सीख लूंगा किसको मतलब हिंदी से दिक्कत है, मैं उससे इंग्लिश सीख लूंगा बस। मैम आपको, आप तो जैसे बताओ वैसे सही है बस। अच्छा इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है आंसर करना? अरे सारे होते हैं, कुछ लोग बता ही नहीं रहे।
साथ में इंग्लिश मीडियम से हमारे इधर तो मारवाड़ी मीडियम होता है। डन। अब थोड़ा सा टॉपिक बचा है फिटनेस स्किल का 20 मिनट का, इसमें हेड इंजरी है चार, तीन चार है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर पहले स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं मोल्डिंग। अच्छा मोल्डिंग क्या होता है? क्या? हाँ हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, हाँ जोर से बोलो, ऐसे पहले खड़े होकर बताओ। मोल्डिंग बोलो, हाँ जोर से बोलो। है ओवर ओवरलैपिंग ऑफ हेड, कब अंदर पड़ा पड़ा या ओवरलैपिंग ऑफ हेड कैसे? अंदर पड़ा पड़ा ओवरलैपिंग या कोई तो कैसे? बर्थ कैनाल में जर्नी के टाइम, बैठो, बर्थ कैनाल में जर्नी के टाइम जो अपनी ये पेरिनियल मसल्स होती है उसके प्रेशर की वजह से हेड ओवरलैप कर जाता है, हेड की बोन होती है वो ओवरलैप कर जाती है प्रेशर की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि सर्वाइकल डायलेटेशन लगभग 10 सेंटीमीटर का मैक्सिमम, पर हेड बाई चांस 10 का हो तो थोड़ा प्रेशर लगता है, उसकी वजह से बोन ओवरलैप कर जाती है, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। तो ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम द बर्थ कैनाल द फीटल स्कल बोन ओवरलैप इज कॉल्ड मोल्डिंग। और मोल्डिंग कितने टाइम में रिजॉल्व हो जाती है? मैक्सिमम 72 आवर्स, मैक्सिमम, कुछ कुछ कम होती है तो 24 घंटे में हो जाती है, तो थोड़ा सा वो डिपेंड करता है ऐसे। चलो लिखे क्या लिखे? It is the alteration of the shape of the forthcoming head while passing through the resistance birth passage during labor। ये तो है प्रॉपर इंग्लिश, और हमने जो बोली होती है अपने वाली इंग्लिश, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश। ठीक। मोल्डिंग तीन टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मोल्डिंग का फोटो, कैप्यूट का फोटो और सिफियल हेमेटोमा का फोटो, तीनों फोटो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोटो मतलब इमेज, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डन हो गया। फ्यू आवर्स की जगह मैक्सिमम 72 आवर्स कर देना है ना। तीन टाइप का होता है, ग्रेड वन, बोन टच हो जाती है, ऐसे ये बोन है टच हो जाती है लेकिन ओवरलैप नहीं करती, मतलब हल्का सा और हल्का सा मोल्डिंग। सेकंड में ओवरलैप कर जाती है लेकिन जो बात हो जाता है कुछ घंटे वापस सही हो जाती है, प्रेशर हट गया। तीसरे में थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगता है, ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा प्रेशर या प्राइमरी लेवल फीमेल हो तो उसमें थोड़ा सीवियर मोल्डिंग हो जाता है। हाँ। मैम आगे बढ़ो, बोलो। ये सिर्फ समझने का, लिखने का एक बार समझो देखे। पहले में तो फ्लेक्स हेड था, दूसरे में थोड़ा सा फार्सियल फ्लेक्स था, तीसरे में डिफ्लेक्स, फिर केस प्रेजेंटेशन, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा प्रेजेंटेशन है तो जहाँ प्रेशर कहाँ लगेगा, तो वो अपने को कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जहाँ पार्ट बाहर आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर लगता है। अब दो हेड इंजरी है वो सबसे फेमस है, हेड इंजरी में दो बातें सुनना प्लीज। एक होता है ये, क्या नाम है इसका? कैप्यूट, क्या नाम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, एक नहीं, सीवेल शीमे। अच्छा एक बात बताना मेरे को, दोनों में से ब्लड की बात किसमें हो रही है? ये पढ़ा ना, कहीं पर ब्लड गलत हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हीमेटोमा।
वेरी गुड। इसका मतलब ब्लड कहाँ दौड़ता है? ब्लड वेसल्स में, कहीं भी ब्लड कभी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। इसका मतलब फिक्स रहता है अपनी जगह पे। याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है, बस याद रहेगा इसलिए बता रहा हूँ। एस टेस्टी डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड इन बिटवीन ब्लड स्कल बोन एंड पेरियोस्टियम। स्कल बोन और पेरियोस्टियम के बीच में ब्लड का कलेक्शन हो जाना। किसका कलेक्शन हो जाना? ब्लड का। और अगर उसकी जगह फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, तो बताओ दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इसमें ब्लड का कलेक्शन है, इसमें और पानी की कोई लिमिटेशन नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ भयंकर बारिश हुई थी, दिल्ली डूब गई थी 4-6 महीने पहले, पानी को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब कौन सा इन दोनों में से कौन सा फ्यूचर लाइन को क्रॉस करता है? कैप्यूट सक्सेडिनम क्रॉसेस द फ्यूचर लाइन, या दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, नॉट लिमिटेड टू द फ्यूचर लाइन। ये फ्यूचर लाइन तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये फ्यूचर लाइन को क्रॉस करता है। कौन सा फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता? दो बातें याद हो गई, कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। क्रॉसेस द फ्यूचर लाइन, डजंट क्रॉस द फ्यूचर लाइन। तीसरी अलग भाषा में बोले तो नॉट लिमिटेड टू द फ्यूचर लाइन या लिमिटेड टू द फ्यूचर लाइन। तीन बातें हो गई। नंबर 4, ये मैक्सिमम 7 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। फ्लूइड कलेक्शन है, धीरे 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 7 दिन में रिजॉल्व, कुछ नहीं करना पड़ता। 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व। 6 वीक तक वेट करना है, 6 वीक तक भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या करना पड़ता है? एस्पिरेट थ्रू द सिरिंज। ब्लड को क्या करना पड़ता है? एस्पिरेट थ्रू द सिरिंज। उससे भी नहीं निकले तो कट लगा के ब्लड को क्लॉट होगा, उसको निकाल भी सकते हैं। क्या समझ में आई बात? तो बताओ कौन सा सीपीएल हेमेटोमा की डेफिनेशन पता चल गई, कैप्यूट की पता चल गई, दोनों की टाइमिंग पता चल गई। देखो पहले कैप्यूट। इन दोनों का मतलब एक ही है, मैंने जानबूझ के अलग अलग लिखा है क्योंकि 2 बार पेपर में उल्टा सीधा पूछ के आपको फंसा सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, लैंग्वेज चेंज है। नॉट लिमिटेड टू फ्यूचर लाइन का मतलब होता है फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, फ्यूचर लाइन तक इसकी औकात नहीं, उससे बाहर भी जा सकता है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों में से एक लाइन लिखो या दोनों लिख दो ब्रैकेट करके एक को, जैसा आपको उचित लगे। बट एग्जाम में कई बार क्या होता है, लैंग्वेज ऐसी आ जाती है हमें समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों लिखवाना पड़ रहा है। चिकनन क्या होता है? चिकनन किसी को पता है? किसी को पता व्हाट इज चिकनन? कैसे रिलेटेड है? उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कैप्यूट सक्सेडिनम। चिकनन का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल कैप्यूट सक्सेडिनम। कौन सी डिलीवरी में देखने को मिलता है? वैक्यूम डिलीवरी में। 3 इडियट मूवी देखी? फीटस के ऑक्सीपुट पर तो वैक्यूम डाल के हेड को खींचना, तो उसमें क्या होगा? एक आर्टिफिशियल कैप्यूट बन जाएगा, उसको चिकनन बोलते हैं। ड्यूरिंग वैक्यूम डिलीवरी, ड्यूरिंग वैक्यूम डिलीवरी जो हमें कैप्यूट बन जाता है हेड पे, उसको बोलते हैं चिकनन। वो हम पढ़ेंगे वैक्यूम में या नहीं, एबनॉर्मल डिलीवरी में पढ़ेंगे। जी आगे बढ़े जी, सुनो जी, हाँ जी आगे बढ़े, बढ़े मैम, ओके थैंक यू। लिख लिया? अरे ये चित्र इतना बनाने लग जाओगे तुम, ब्लू कलर कान, हल्के हल्के पिंक कलर के लूट गया, पिंक कलर कान, ऐसा कुछ मत करना, बस हो गया। यह है सिफियल हेमेटोमा। सिफियल हेमेटोमा बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होता, कैप्यूट हो सकता है मे बी। आगे बढ़ो। नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, जो ब्लड है कोई बाद में कोई इंद्रियों से हो सकता है, ठीक है। नॉट लाई ओवर फ्यूचर्स, अगर ब्लड है तो ज्यादा रेड दिखेगा, 6 वीक लेता है डिसअपियर होने में। इट डज नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन, लिख देना कहीं पर। क्या लिखना? डज नॉट क्रॉस, यहीं पे लिखना, यहाँ पर लिखना, यहीं पे या लिखना इट इज लिमिटेड टू फ्यूचर लाइन, डज नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन या लिमिटेड टू फ्यूचर लाइन। जय हो। कुछ कुछ लोगों को दिक्कत होती है सर, याद नहीं होता ये भी। देखो को एक याद करो, दूसरा याद करो और इसका उल्टा है बस। तो एक में फ्यूचर लाइन क्रॉस है, दूसरे में नहीं है, एक में ब्लड है, दूसरे में फ्लूइड है, एक में 7 दिन है, दूसरे में 6 वीक है, एक बार किसमें प्रेजेंट है, दूसरा नहीं है, खत्म हो गया। दोनों याद करना जरूरी है क्या? सर लाइन टू लाइन रखना पड़ता है ना, बेवकूफ को तुम जो रट रहे हो, क्यों रखना पड़ता? अपने हिसाब से याद करो ना। कंपटीशन में सबसे प्लस पॉइंट क्या है? लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, ऊपर नीचे पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायमीटर ऊपर नीचे पढ़ लेना, जरूरी नहीं है पहले नंबर ऐसे भी पढ़ो, 3 मिनट टेस्ट पढ़ो, बस जो पढ़ो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो आप जैसे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं कैसे पढ़ो, बस याद सही होना चाहिए, सब चलता है। ये कंपटीशन का बेनिफिट है। और ज्यादा याद रखना भी दिक्कत है। एक डिसऑर्डर होता है साइकिल में, हाइपरमनेसिया, बड़ा हाइपरमनेसिया। किसी किसी को बहुत ज्यादा याद रहता है, किसी किसी को इतना 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 जो कंट्रोलेशन करने लगता है, फिर झूठा मेमोरी गैप बना बना के मैं मुंबई गया था,
हाँ, शाहरुख खान के बंगले के आगे जो ही पहुंचा, शाहरुख खान मेरे से मिलने आ गया, मेरे को ये बोला वो बोला, यहाँ के झूठे अनफैक्ट आइडिया बता रहे हैं, उसको तो बोलते कंफर्मेशन, कैसे अनफिल्ड मेमोरी के बाय ओन अनफैक्टर आइडियाज। तो ये टाइप में क्या है कि एमनेस्टिक डिसऑर्डर तो है, हाइपर एमनेसिया के टाइप हुआ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ठीक से याद रहना चाहिए। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पेल्विस। क्या नाम है? पेल्विस। टाइम पड़ा है तो हम 10 मिनट पेल्विस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में पेल्विस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो पेल्विस के बारे में मैं आउटलाइन बना देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में फिटनेस के बारे में बनी थी, 8 बन जाती है पेल्विस की आउटलाइन, उसके बाद में डिस्कस होगा अपना। चलो प्रक्रिया समझे। 1 घंटा और 50 मिनट, क्या सॉरी 5 बजे 2 घंटा और 20 मिनट लगे फिटनेस में, लेकिन मेरी पूरी गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आया, पक्की गारंटी है। इस बार धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चाह रहा हूँ कि 100% रिवीजन कम करना पड़े आपको। लास्ट बार में तो 1.5 घंटे में पिछले जा रहा था, इस बार थोड़ा टाइम लगा है, कोई ना, बट काम की चीज। पेल्विस देखो, पेल्विस का आउटलाइन बनाते हैं। पेल्विस प्लीज समझना। पहले तो बात है कि पेल्विस कोई प्लास्टिक का तो है नहीं, इसका मतलब इसमें बोन होगी और इसमें जॉइंट होंगे और इसके मोनी प्रोमिनेंस होंगे। मोनी प्रोमिनेंस का मतलब होता है एरिया। आप जोधपुर से बैठे हो, दिल्ली जा रहे हो, बीच में 7 स्टैंड आते हैं, जोधपुर जहां से स्टार्ट हो 1 नंबर है, दिल्ली 9 नंबर है, बीच में कितने आते हैं? 7। तो वैसे ही पेल्विस के स्टेशन है, कितने होते हैं मोनी प्रोमिनेंस? किसी भी हालत में याद होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट चल रहा है, 2022 के बाद भी आना शुरू हुआ है, तो कभी भी आ सकते हैं। तो एक तो आपको कितनी बोन से मिलकर बनता है, हमेशा तुम गलत याद करते हो, क्योंकि तुम जो याद करोगे आंसर नहीं होगा, आंसर हर बार अलग होगा। हर बार पेल्विस में बोन चेंज होती है क्या? हाँ। फिर कितने जॉइंट मिलकर पेल्विस बनाते हो? फिर पेल्विस भी अलग टाइप का है। लेबर में जिसका रोल है वो सच में पेल्विस है, जिसका लेबर में रोल नहीं है लेकिन पेल्विस है, वो चल झूठा पेल्विस है। इसका मतलब पेल्विस को मैं 2 भागों में बांट दूं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ऐसा पेल्विस जिसका लेबर में रोल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा पेल्विस जिसका लेबर में रोल है उसको क्या बोलते हैं? तो हम कौन सा पढ़ेंगे? ऑब्वियसली पढ़े ना। तो लेबर में जिसका रोल है हम तो पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी में जिसका रोल है हम पेल्विस पढ़ेंगे। तो ट्रू पेल्विस की डेफिनेशन क्या है? जो ब्रिम के नीचे नीचे होता है वो ट्रू होता है, जो ब्रिम के ऊपर ऊपर होता है वो। तो ट्रू पेल्विस की डेफिनेशन क्या है? अबाउट द ब्रिम, सॉरी सॉरी, अबाउट मतलब ऊपर होता है ना, बिलो 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 द ब्रिम। ऑनलाइन वाले सोच रहे बेवकूफ को अब बिलो नहीं पता। हाँ, कैसे टीचर मिला हमें 34,000 में। सही बिलो द ब्रिम, ठीक है, कोई ना, अपनी मजाक, ठीक है। बिलो मतलब नीचे होता है ना, हाँ बिलो, ठीक, बिलो मतलब नीचे, फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ट्रू पेल्विस से बिलो द पेल्विस, इसके भी 3 पार्ट है, जैसे हमारा हेड बॉडी पैर। तो ट्रू पेल्विस के भी कितने पार्ट? सबसे ऊपर वाला इनलेट, बीच वाली गोल गोल, नीचे वाला। आउटलाइन में कुछ बातें समझ में आई कि सबसे पहले हम पेल्विस में कितनी बोन से मिलकर बनता है, पेल्विस कितने जॉइंट से मिलकर बनता है, पेल्विस के बोनी प्रोमिनेंस कितने होते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बना लेंगे खींच के मस्त। फिर पेल्विस की डेफिनेशंस, ऐसा पेल्विस जिसका लेबर में रोल होता है उसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं, ऐसा पेल्विस जिसका लेबर में रोल नहीं होता उसको फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। फॉल्स पेल्विस का मतलब अबाउट द ब्रिम, ट्रू पेल्विस का मतलब बिलो द ब्रिम। ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट होते हैं, कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ खेल बिगड़ने वाला है, ये क्या नाम है, ये क्या है, ये क्या है? इन दोनों में आपको आधा % भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये होती है एकदम गोल और ये होता है खड़ा अंडा जैसे। दिक्कत थोड़ी बहुत होगी वो यहाँ पे याद करने में होगी, क्योंकि इसके हर एक के अलग अलग होते हैं, तो इसमें कुछ होगा नहीं। इसके तो सब ट्रांसवर्स भी 12, ऑब्लिक भी 12, एंटीरियर पोस्टीरियर भी 12, कुछ याद ही नहीं करना। कैविटी राउंड होती है तो सब 12, कुछ याद करना ही नहीं। आउटलेट में थोड़ा एफ ओवल शेप का है, तो ये 13, तो ये 13 होगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स क्या हो जाएगा? कम हो गया, तो 11 हो गया। ये कम करो, एक बार ये कम करो, और ऑब्लिक होता ही नहीं है, आउटलेट का ऑब्लिक होता ही नहीं है, तो आपको आउटलेट में दिक्कत नहीं कि आउटलेट में खड़े वाला 13, ट्रांसवर्स 11 और साइड पीछे वाला ऑब्लिक होता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं। अब इनलेट का मतलब होता है यहाँ पर दिक्कत बढ़ने वाली है, इनलेट में भी कुछ और कहानी बनेगी। इनलेट को एंटीरियर पोस्टीरियर उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसवर्स अलग होगा और ऑब्लिक अलग, इसलिए 3 है, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स ऑब्लिक सब 12 12। इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर 13, ट्रांसवर्स 11, ऑब्लिक होता ही नहीं है। इसके अंदर शॉर्ट में बता रहा हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर राउंड फिगर में 11 है, राउंड फिगर में 11, इसका उल्टा करो, ट्रांसवर्स 13, ऑब्लिक, इसका जस्ट उल्टा करो। ये हरा अंडा था, उस अंडे को क्या कर देंगे? ऐड रख देंगे सेम, तो जो 13 था वो क्या हो जाएगा? 11, और जो 11 था वो क्या हो जाएगा? 13, तो 12 था वो क्या रहेगा? 12। अब ये 11 है ना, इसके 3 पार्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर के 3 होते हैं इनलेट में, वो तीनों याद करने बस। इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर के 3 डायमीटर होते हैं, एक, अब एवरेज 11 है तो क्या करो, एक को 12 और एक को 10 और एक को 11, 10 11 12, कौन सा 10 होगा कौन सा 11 होगा कौन सा 12 होगा, ये याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। एवरेज 11 है, टोटल 3 है, तो सीधी बात है, एक 11 करोगे, एक 10 करोगे, एक 12 करोगे, तभी कहीं जाके 11 एवरेज आएगा। कौन कौन सा होगा उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, तो कुछ समझ में आया शॉर्ट में। उसके बाद में पेल्विस पूरा नहीं होगा, उसके बाद में आएगा पेल्विस अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, 4 टाइप का। एक होता है गायनेकोइड, गायनेकोइड का नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पेल्विस जो वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट फेवरेबल होता है, फीमेल मोस्ट कॉमन 50% फीमेल में कौन सा पेल्विस होता है? एक होता है एंड्रॉइड जो मेल पेल्विस कहलाता है, हार्ट शेप का होता है, एंड्रॉइड बोलते हैं उसको। तीसरा एंथ्रोपोइड, खड़ा अंडा, और ट्रांसवर्स ओवल शेप का, हॉरिजॉन्टल एयर टाइप का, प्लेटिक्लोइड। इन चारों का शेप ये होता है पूरा। फिर लास्ट में 4 डेफिनेशन बचेगी, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, क्यूबिक एंगल क्या होता है, क्यूबिक आर्च क्या होता है, पेल्विस खत्म। पूरे के पूरे 2 घंटे और 16 मिनट लगेंगे
धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आज पढ़ते हैं तो कितना मिनट में पूरा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। बहुत धीरे पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 16 मिनट आराम से, मतलब एक क्लास में अपना पेल्विस फिनिश हो सकता है। तो ठीक है, लेकिन जाऊंगा रुको। पेल्विस पेल्विस कितनी बोन से मिलकर बनता है बताओ मुझे। 4 बोन से, 4 बोन से कितनी बोन? अच्छा 4 किसने बोला? 4 पेयर किसने बोला? 1 पेयर किसने बोला? सब गलत। मैम कितना बोन? नहीं पता। अरे मैम आप और बताओ कौन सा नाम था? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही बता दिए। एक सैक्रम एक कॉक्सिस, एक तो सैक्रम, फिर इसके बाद में कॉक्सिस, इलियम इसियम प्यूबिस, एक इलियम एक इसियम एक प्यूबिस, 5 हो गई ना, 5 हो गई ना। इन तीनों को, इन तीनों को बोलते हैं बिना नाम वाली दो। इसका नाम क्या, नाम यही है तो बिना नाम वाली दो, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इननोमिनेट बोन दो, जिसका कोई नाम नहीं है तो मतलब इन तीनों को बोलते हैं दो बोन, एक कॉक्सिस और एक सैक्रम। तो टोटल कितनी बोन बोल दिया है? 2 इनोमिनेट, एक सैक्रम एक कॉक्सिस। क्वेश्चन ये आ सकता है 2 इनोमिनेट कितनी बोन से मिलकर बनती है? 3, इलियम इसियम प्यूबिस, प्यूबिस इलियम इसियम, ऐसे करके कितनी? 3 बोन, कितनी बोन? 3। वेरी गुड, टोटल बोन 4, होते 5 है बट आपको कितना बोल रहा हूँ? 4। इन तीनों को बोलते हैं इनोमिनेट बोन 2, एक इधर वाली और एक इधर वाली, तीनों को मिला के 2 ही बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट कितने? जॉइंट भी 4, जॉइंट भी कितने? एक ये, इसको बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस, एक सैक्रम और कॉक्सिस के बीच में ये वाला पीछे, अब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। तो 2 तो हो गया सैक्रोइलियक, एक हो गया सैक्रोकोन्गिजियल, एक हो गया सिम्पाइसिस प्यूबिस, सिम्पाइसिस प्यूबिस सैक्रोकोन्गिजियल और साइड में हो गया सैक्रोइलियक। तो टोटल जॉइंट 4 बोन 4। बाकी पढ़ेंगे। जय हो।